बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूँ सोहा अफजल। वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। लेकिन आपको पता है जहाँ पे हम कहते हैं ना लौर लौर है, वहाँ पे हम शेर इक़्तिदार को भी नहीं भूल सकते, शेर कायद को भी खैर हम नहीं भूलते। लेकिन फिलहाल हमें आपको पता है लाहौर से जाना होता है इस्लामाबाद। क्यों? क्योंकि हम हरमीत पाजी को प्रोग्राम में शामिल किए बगैर प्रोग्राम को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो हरमीत पाजी आपको वेलकम कहते हैं। जी आयानू, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। जी आया नो। और वैसे जी आया नो पंजाबी के साथ साथ पश्तो टच भी दे देते हैं, बखैर हाले। और वैसे माशाल्लाह आप अच्छी लग रही हैं, अच्छी ड्रेसिंग में। और एक नई सुबह है। वैसे जैसे जैसे सुबह सर्दियाँ आती हैं और सर्दियाँ जैसे दस्तक देती हैं, मुझे यकीन माने बड़ी खुशी होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मियों की बात की जाए, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो या खाने का टाइम हो, किसी चीज़ का दिल नहीं करता। लेकिन सर्दियों की चाहे वो रातें हों, सुबह का टाइम हो या दोपहर का, खाने का भी दिल करता है, कहीं ना कहीं बैठने का, धूप में बैठने का भी दिल करता है। और वैसे जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, तो उसी तरह इंसान की ज़रूरत है वो चेहरे की जो फ्रेशनेस है वो भी कहीं ना कहीं वो ताजगी दोबारा आ जाती है। तो बहरहाल हालात काफ़ी तेज़ी से मौसम के बदल रहे हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के बदल रहे हैं, जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप डिस्कशन करें। अच्छा, आपको पता है आप मौसम की बात करते हैं ना, ओ माय गॉड, दिल खुश कर देते हैं मेरे समेत तमाम देखने वालों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमें जहाँ जहाँ देखा जा रहा होता है। फाइनली हम बड़ी बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि गर्मी जाए और हम भी जी आया नु कोई आने वाली सर्दी को। बिकॉज अगर हम एक सर्वे की बात करें तो सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जिन ममालिक में सूरज नहीं निकलता, खैर उनको तो बहुत इस चीज़ की कदर है। हमारे आपको पता है कहीं नहीं जाके तो कम से कम 9 महीने की तो गर्मी होती है। तो हमें सर्दियाँ मुश्किल से चंद एक महीने नसीब होती हैं, तो हम उसे खूब चैरिश करना चाहते हैं, खूब इंजॉय करना चाहते हैं। तो भाई हम पूरे दस्ताने तैयार करके, स्वेटर्स तैयार करके और सर्दियाँ के आने के बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सो हमारी तैयारी तो पूरी है, ऑल दो कि लाहौरियों की तैयारी अभी भी पूरी है। लेकिन लाहौर में सर्दी आपको पता है अभी नहीं आ रही। इस्लामाबाद से आप कुछ भेज दें तो आपकी करम नवाजी होगी। लेकिन चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मौसम की हम बात कर रहे हैं, सियासी टेम्परेचर की हम बात करेंगे, होने वाले इंतखाबात की बात करेंगे, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। तो हम उसे कहते हैं टॉप स्टोरीज। तो लेट्स टॉक अबाउट गुड मॉर्निंग पब्लिक की आज की टॉप स्टोरीज, मतलब 2 घंटे के रन डाउन में आपसे हम क्या क्या शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने आपको ऐसी, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, मौसम करते हैं, गर्मी और सर्दी की बात करते हैं, तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज, मौसमी तगयराती तब्दीली ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन ऐसे में एक माहौल दोस्त यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? कोयटा में बनी है। वो बनी कैसे है और किस पर किसने कितनी रिसर्च की है, वो यूनिवर्सिटी है कैसी, उसकी दीवारें कैसी बनी है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, ये आज के हमारी टॉप स्टोरीज का पहला सेगमेंट होगा जो कि हम आपसे शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे और नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नून लीग के कायद जो है पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। तैयारियां पूरी हैं और कहा जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान को एक बार फिर से नून लीग से जाने जा रही है। क्या क्या रुकावटें हैं, आना भी है, नहीं आना, ये एक बार फिर से डेट एक्सटेंड होगी, ये सारे सवाल जो है हम लेने की कोशिश करेंगे कंसर्न लोगों से। आगे बढ़ेंगे और आज हरमीत पाजी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर हम दीन इस्लाम की बात करें या किसी भी धर्म की बात करें तो इंसानों के साथ साथ जानवरों के जो हकूक़ है उस पर आज इस सेगमेंट में हम रोशनी डालेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। हरमीत पाजी, मैंने कल भी वैसे आपसे सवाल किया था, आज भी मैं आपसे सवाल करती हूँ कि हर दीन धर्म में आपको पता है नेकियां और सवाब, गुनाह और पुण्य और श्राप, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको अपने अमाल से मिलती है। लेकिन अब ये पैसे से भी मिल सकती हैं। अब ये कैसे मिल सकती है पता नहीं। ये कौन जनाब है, जुल्फ़िकार साहब इनका नाम है, पता नहीं आपको किसने ये इख्तियार दिया कि वो 10 रुपए के एवज जो हैं वो नेकियां बेच रहे हैं, 1000 रुपए के एवज, 100 रुपए के एवज, खरबों अरबों में नेकियां बेच रहे हैं। जनाब इन पे एक पूरा सेगमेंट करना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम जो है वो जो सुनना चाहती है और जो देखना चाहती है, ऐसे लोगों को बेनकाब करने की अशद ज़रूरत है। इसको भी हमने आज बाकायदा एक सेगमेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना है शो में। हमने सोचा कि इसको डेली न्यूज़ में क्यों डालें, पूरा सेगमेंट करते हैं इस पर। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हमने आपको बताना है कि अब पेशन गोइयाँ जो है ना वो हमेशा आपको डरा देती हैं। और आपको पता है हरमीत पाजी, बलोचिस्तान में आने वाला जो कहा जा रहा है कि ज़लज़ला आ सकता है और इसके लिए जो है वो बहुत सारी पेशन गोइयाँ हैं। लेकिन अगर खौफ जो है ना वो सोशल मीडिया बिला वजह बर्पा कर देता है। क्योंकि अगर हम बहुत सारी पेशन गोइयों की बात करें तो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ साइंसदान जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ दूसरे ममालिक से हैं, वो ये प्रिडिक्शन तो कर देते हैं, लेकिन जो खौफ हरास आम इंसानों में और आम लोगों में, पाकिस्तानियों में फैल चुके हैं ना, उसकी वजह से बलोचिस्तान के लोग काफ़ी परेशान हैं। तो जो है हमारे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि इसकी प्रिडिक्शन कितनी हद तक सच और कितनी हद तक नहीं है। तो जनाब ये आज का हमारा रन डाउन है, इसको हमने आज आपसे शेयर करना है 2 घंटे में। तो गाइस यू हैव टू बी विद अस, विद मी एंड हरमीत पाजी।
हरमीत जी, अब हमने बात करनी है सबसे पहले उस खबर के बारे में जो वीडियो की सूरत में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। मतलब आपको फीफा वर्ल्ड कप याद होगा हरमीत जी, कितनी हमने तारीफें की थी, ओ माय गॉड, क्या उनको वो चांस मिला और उन्होंने इसको चैलेंज किया, कैश किया, क्या उन्होंने गुडीज बैग हो गए, गिव अवेज हो गए, स्टेडियम को खूबसूरत तरीके से सजाना, मेहमान नवाजी में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जनाब ये मौका मिला भारत को, तो भारत ने क्या किया, क्रियाक्रम कर दिया उन्होंने, और किया भी ऐसे कि जो हम आपको दिखा रहे हैं ना सीट्स इस वक्त, ये भारतीय स्टेडियम का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको उन्होंने बड़े कैश करने की कोशिश की है कि 1,32,000 कैपेसिटी है, तो ये करेंगे तो वो करेंगे, लो जनाब ये करेंगे। देख लें आपकी किस तरह की गंदगी चेयर्स पर फैली पड़ी है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है वैसे, अगर मैं देखूं सोहा आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर और हिंदुस्तानी चैनल पर ज़्यादा मेरी नज़र होती है और अक्सर डिबेट में बैठ जाता हूं। वो अलग बात है कि हमारा माइक बंद कर ले जाते हैं और ख़ुद वो जिस तरीके से डिस्कशन करते हैं वो सब आपके सामने, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुर्सियाँ नहीं, उनकी जो गलाजत है जिस तरीके से सामने आ रही है, जिस तरह वो लोग माइक उठा के जिस तरह रिपोर्टर जा रहे हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जिस तरह इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, उस पर हमारी मीडिया बिल्कुल खामोश बैठी है। और मैं समझता हूँ कि इस पर भी एक सेगमेंट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर बाबर कॉफ़ी पीता है या वो उनके जो रीत रिवाज के साथ जो रुमाले डाले गए हैं, अब उसको भगवा बना के, भगवा जो एक पवित्र कपड़ा समझा जाता है हिंदू धर्म में, उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि रिजवान अगर नमाज पढ़ रहा है तो उसका अपना काम है भाई, उसका धर्म है, उसका मजहब है और उसको फॉलो कर रहा है, वो जहाँ पे भी जाता है। तो क्या वहाँ पे उस चीज़ को जिहाद के साथ जोड़ा जा रहा है? तो अजीब सी गलाजत जो है, माजत के साथ जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तानियों की जहनीत की अक्कासी करती है, जिस तरीके से वो अल्फाज का चुनाव पाकिस्तानी टीम के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, जिस तरीके से गोदी मीडिया सारी चीज़ को पोर्ट्रे करती है, वो सब पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन हकीकत देखें इस स्टेडियम की, जिस तरह नारे लगाए जा रहे थे, जिस तरह कहा जा रहा था कि भाई ये स्टेडियम इस किस्म का होगा, यहाँ पर ये सहूलियात होगी, तो तस्वीर सबके सामने। और अच्छी बात पता है क्या हरमीत, ये कि अगर हम इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें और अगर हम इंडियन यूट्यूबर्स की बात करें, भाई ये बहुत एक्टिव है। आपको पता है कि भारत के ही एक जो क्रिकेटर यूट्यूबर है, उन्होंने ये वीडियो जो है और पिक्चर जो है वो जारी की, एक ज़बरदस्त सा कैप्शन लिखा। विक्रांत गुप्ता को कौन नहीं जानता, ऑब्वियसली क्रिकेट पर इतना एनालिसिस उनका है और जो वो बोलते लिखते, और हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में उनको बहुत एक्टिव देखा है। तो जितना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है उसको वहाँ के यूट्यूबर्स ने भरपूर यूटिलाइज़ किया है कि हैदराबाद स्टेडियम में कुछ नहीं बदला, माँ सिवाय चंद एक खिड़कियाँ, और शायकीन क्रिकेट जो आए हुए उनके आराम का बिल्कुल नहीं किया गया। तो ऑल दो अच्छी बात है कि आपके अपने ही लोग जो हैं वो आपका पोल खोल रहे हैं, तो आपको इस पर अब आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि आप पूरी दुनिया को होस्ट करने जा रहे हैं, तो भी थोड़ा वेकअप कॉल लें, होश के नाखुन लें। खैर हमने आगे बढ़ना है। अगली खबर जो हम देंगे वो खबर नहीं है, वो खबरें हैं बहुत सारी, और जिसे हम कहते हैं डेली डोज। तो जी बात कर लेते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक में डेली डोज की। सो लेट्स टॉक अबाउट आज का पहला डोज हमने आपको देना है इंस्टाग्राम से। आप सोचेंगे इंस्टाग्राम से डोज कहाँ से आएगा? इंस्टाग्राम पे आपको पता है बहुत सारी आजकल ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देती हैं हरमीत बाजी। कभी लाइव जाने का ऑप्शन देती हैं, कभी आपको फिल्टर से सेल्फीज लेने का ऑप्शन देती हैं, कभी आपको पोस्ट करने का, कभी आपको स्टोरीज लगाने का। अभी इंस्टाग्राम यूजर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या ब्लॉगर्स हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि ये कैसे यूज़ करना है आपने इंस्टाग्राम को। अब जनाब मैं आपको खबर ये दे रही हूँ कि अदाकारा से लाइव बात करते हुए, मतलब एक ऐसा जो आम यूट्यूबर कह रही हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ करने वाला, ये एक आप कह सकते हैं बच्चा ही है, मतलब छोटी सी इसकी एज है। अब वो क्या कर रहा है, अब आपको पता है वहाँ पर ये लाइव सेशन का बहुत बड़ा ट्रेंड है इंडिया में हरमीत पाजी। अब एक अदाकारा गई है लाइव, उसको आई रिक्वेस्ट, उसने ये चूज़ किया था लाइव जाने से पहले कि मैं आज किसी भी अपने फ़ैन को अपने साथ लाइव लूँगी। सब ने रिक्वेस्टों पर रिक्वेस्टें भेजी, एक ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, और जब वो लाइव गया और ऊपर अदाकारा उससे बातें कर रही, पीछे से आ गई माँ, और माँ ने कहा ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, दे थप्पड़ वाला पीछे से जोरदार किस्म का, चमार लगाई उसको, कान के पीछे रखी उसके, और ये सब कुछ लाइव चला गया। फिर क्या हुआ? बेइज्जती हुई और कुछ नहीं हुआ। बेचारा। बात आपकी दुरुस्त है कि बड़ी अरमानों से बड़ी बड़ी मिन्नतें समाज ने, क्योंकि अब वहाँ पे हिंदुस्तान में एक चीज़ ज़्यादा ये है कि वो अपने जितने क्रिकेटर हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी की जाती है और कहीं ना कहीं फॉलो भी उस क्रेजी तरीके से किया जाता है। लेकिन ऐसे में अगर आपको मौका मिल जाए गुफ्तगू करने का, बात करने का, और पीछे से चमाट पड़ जाए, और सारी बात है जो हालत इंसान की ये नहीं थप्पड़ से होती है साहब,
मसला ये है कि बेइज्जती बड़ी लाइव हो गई, और वो भी उस खातून के सामने जो एक बहुत बड़ी अदाकार है, जिनको वो अदाकारा और उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल माएँ माएँ होती हैं, उनको साथ खून माफ़ है। और वैसे भी जब मामला लड़कियों की बातें आती है, छुप छुप के बात करना हो या किसी कोने में जाके, और अगर उसकी नज़र वालदा की पड़ जाए तो फिर चाहे वो लड़की हो लड़का छतरोल तोड़ती रहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए यही हुआ ना, लाइव ने सब कुछ कैप्चर कर लिया ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लाइव ही छतरोल हो गई और लाइव ही बेइज्जती हो गई, और फिर लाइव बेइज्जती को कौन ही रोक सकता है। लेकिन माए माए होती है। आपने एक बात बिल्कुल ठीक है, माँ को तो इस बात से कंसर्न था कि मेरा पुत्र गल्ला किन दिन अलगारदा पे है, तो समथिंग लाइक, तो अम्मा को ख्याल आया, अम्मा को समझ नहीं आया, अम्मा ने बस छतरोल शुरू कर दी। खैर काफ़ी कमेंट्स इस पर भी आ रहे हैं, लाइव अभी भी है, जाके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर अपने आपको देनी है, और ये उन लोगों के लिए जो कि कैट लवर्स हैं। लेकिन अगर कैट लवर्स फिलिपाइन के सिक्योरिटी गार्ड्स हो जाएं तो क्या ही बात है। हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे फिलिपाइन के ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के जो पूरा स्टाफ है, पूरे एहलकार हैं, अब वो गार्ड्स जो हैं उन्होंने आवारा बिल्लियों को गोद लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर हम बिल्लियों की बात करें तो ओबियसली मुझे लगता है कि बिल्लियाँ पेट किसको पसंद नहीं होती, माँ सिवाय मेरी अम्मा के, वो मुझे बिल्कुल बिल्लियाँ रखने नहीं देती। लेकिन दुनिया में आपको पता है हर बंदी को, खासतौर पर लड़कियों को, वैसे अपनी वालदा के साथ मुझे भी शामिल कीजिएगा इस मामले में। सीरियसली आपको ही बिल्लियाँ पसंद नहीं है? बिल्लियाँ रखने वाली जो होती है ना खवातीन खवातीन को मेरे ख्याल से बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो रखना भी चाहती हैं बिकॉज दे कैन मेक सम कंटेंट और स्टोरीज बनाती हैं बहुत सारी, तो बिल्लियाँ लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं। लेकिन चले, ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिन्होंने अब ये ठेका उठाया है कि आवारा बिल्लियाँ जो कि फिलिपाइन में बहुत ज़्यादा हैं और मैक्सिमम को वो गोद लेना चाहते हैं ताकि उनको पेट के तौर पर रखें, ट्रेंड करें, और मुल्क में जो है इस वक्त जो सूरत हाल है बिल्लियों के आवारा फिरने की, वो कम हो सके। तो इस तरह से एक एक करके अब ये बिल्लियाँ जो है ना, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने गोद देना शुरू कर दी। मीत बाजी, वैसे हमारे भी गली मोहल्लों में बिल्लियाँ कम तो नहीं है, आवारा भी है और जंगली भी है। मैं तो कहता हूँ यहाँ से लेके जाएं। लेकिन यार ये बात है सुहा, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिलिपिनो जितने भी हैं बड़े क्यूट क्यूट से होते हैं बिल्लियों की, मतलब उनकी शक्लें बड़ी होती हैं, मासूम सी होती हैं। और बिल्लियों की बात की जाए तो ज़्यादा रुझान उस साइड पे बहुत ज़्यादा है। फिलिपिनो बहुत सारे ऐसे थे कि उसमें चाहे वो ख़वातीन या मर्द हजरात जो होते थे हमारे साथ एक साथ होते, तो उनमें ये चीज़ है कि ख़ासकर बिल्ली जो है उसका पालना, उसको रखना, उसकी केयर करना, ये उस इलाकों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं। लेकिन आपको याद होगा कि बहुत सारी चीज़ें इससे कबल अमेरिका से हमने खबर शामिल की थी जिसमें चूहें जो हैं उनको भी शामिल किया गया था सिक्योरिटी मामलात में। सो अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि बिल्लियों का ये जो मामला है, यानी पूरे सिक्योरिटी इदारों ने उनको गोद ले ली है। अच्छी बात है, इनकी ट्रेनिंग होगी, थोड़ा ख्याल रखा जाएगा। और वैसे भी आज ख़ास दिन है जानवर के हवाले से, तो ये ख़बर शामिल करने का मकसद एक ही हो सकता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जानवर नायाब से नायाब होते चले जा रहे हैं, तो दूसरे हम ये देख रहे हैं कि लोग उनकी केयर भी कर रहे हैं, ख्याल भी रख रहे हैं। और जनाब यही तो बात है, पेट, मैंने आपसे हमेशा कहा कि पेट इज़ जस्ट लाइक अ बेबी। अगर आप किसी को पेट रखते हैं तो बच्चों की तरह आपको उसकी निगहदाश्त करनी पड़ती है, उनके खाने का, पीने का, उठने का, सोने का, नहाने का, धोने का, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो जनाब ये प्रॉपर जिम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी को इन गार्ड्स ने उठाकर बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिया है। इंटरनेशनल लेवल पर इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर हमने आपको सिंध से देनी है। ओ माय गॉड, हम ये अगर पूरे पाकिस्तान में ये हो जाए ना हरमीत पाजी, क्या ही बात है। लेकिन चले, जिन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया है उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक इस प्लेटफॉर्म से। सिंध का ये मिसाली गांव जहां जाने वाले हैरत ज़दा हो जाते हैं और वापस लौटने का खैर उनका दिल तो नहीं करता, लेकिन इस जगह का नाम है टंडू सुमरो, ये गाँव है। और इस गांव को हरमीत पाजी उन्होंने पता क्या किया, जैसे हम रिंग रोड की बात करते हैं ना कि लाहौर के इर्द गिर्द एक रिंग बना के हमने उसको रिंग रोड कर दिया है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर ये सूरत हाल है कि इस गांव के इर्द गिर्द एक दीवार बनाई गई है। वहाँ पर क्या लाइब्रेरीज, क्या कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और ट्रेनिंग सेशंस और वोकेशनल सेंटर्स और घर भी, और हर जगह इतनी मॉडल है, इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाई गई है। और किसने? गाँव वालों ने खुद कोशिश करके, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उन्होंने क्या खूबसूरती से एक जैसा निज़ाम जो है उसको राइज करने की कोशिश की है। असातिज़ा इसमें उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं, और यही वजह है कि इसके बाद मुझे लगता है गिलगित बल्तिस्तान के बाद ये एक ऐसा गांव है जहां पर आप अपनी लिटरेसी रेट 99% कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो आपको पता है वहाँ पर भी शरह ख्वानदगी जो है वो 99% है, सिर्फ वहाँ के लोगों की कोशिशों की वजह से। तो ये जी गांव है जो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की सोहा कि इस गांव के हवाले से ये गांव सबके लिए मिसाल होनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, चाहे पढ़ी लिखी माएँ, तो वो एक पढ़ा लिखा माशरा तख्लीक करते हैं। तो मेरे ख्याल में चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो या ये गाँव हो, जिसमें आप देखें कि कोशिश की जा रही है, बल्कि ज़बरदस्त किस्म की, और कहीं ना कहीं वो कामयाब हो पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमारी नज़रें होती हैं हुकूमत की तरफ, बहुत सारी दीगर इंतज़ामिया की तरफ, लेकिन अगर कोई करना
अल्लाह चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। इससे कबल भी एक गांव था, वो पंजाब में छोटा सा गांव है, जहां पे साफ़ सुथराई के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो तमाम तर जिम्मेदारियां उस गांव के लोगों ने ली हैं और वहां के नौजवानों की टीमें बनी हैं बाकायदा। और उस गांव को जिस तरीके से रखा गया है, साफ़ सुथराई के साथ साथ एजुकेशन, वहाँ पे जिस तरह लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, और इन मिसालों को अगर हम पूरे मुल्क में एक मिसाल बना दें तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से जहनीत और जो चीज़ें, जो अदम बर्दाश्त और बहुत सारी चीज़ें हमें तेज़ी से परवान पड़ रही हैं, तो मेरे ख्याल में वो उसमें कमी आ सकती है। लेकिन खूबसूरत गाँव हैं, खूबसूरत लोग हैं, और हमारी तरफ से वही सैल्यूट होना चाहिए। और हरमीत, हम जो ब्लेम गेम खेलते रहते हैं ना, हर वक्त कंसर्न डिपार्टमेंट, महकमा जात, इदारे, उनका निज़ाम, उनको ब्लेम करते हैं। जनाब ये भी तो देखिए हम में से ही हैं, इन्होंने किसी को कोई ब्लेम नहीं किया। खुद ही जो वहाँ कंस्ट्रक्शन से लेके, तालीमी निज़ाम से लेके, सेहत के निज़ाम से, हर चीज़ को उन्होंने खुद अपग्रेड करने की और ख़ुद अपने तय जो है वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की है। तो जनाब हमेशा मैं आपसे यही कहती हूँ, घर से शुरू करना पड़ेगा। तो अपना घर खुद संवारें, और ये घर जो है वो आपका पाकिस्तान है, जिस एरिया में आप रहते हैं उससे मोहब्बत करें, दूसरों पे जिम्मेदारी आयद ना करें, खुद ज़रा इसकी ज़िम्मेदारी लें। अगली खबर पर चलते हैं। क्राइम जब आप करते हैं ना हरमीत बाजी, तो क्राइम के पीछे एक स्टोरी होती है। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही किसी के जुर्म करने को, और मैं मुजरिमान जो है उनको जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन आपको पता है उसके पीछे एक हमेशा ऐसी स्टोरी होती है जो कि उन्हें कन्विंस करती है इस तरह के काम करने पे। ऑल दो ये म्यूज़ियम है, पेरिस का ये म्यूज़ियम है, जहाँ के मुलाजिम ने असली पेंटिंग्स को जाली पेंटिंग्स के साथ पहले तो रिप्लेस किया, ठीक है, और रिप्लेस करने के बाद जो असल पेंटिंग्स है उसको बेच दिया। अब वो कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को लग्जूरियस बनाना चाहता था, और उसके लिए मुझे मर्सिडीज़, BMW, ये सब गाड़ियाँ जो है ये चाहिए थी, अच्छा घर चाहिए था, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था, और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि वो सब कुछ मुझे ये असली पेंटिंग्स बेचकर ही मिल रहा था। अब एक और अच्छी खबर है, मतलब इस खबर के साथ ये खबर है जो मैं आपको बता के फ़ौरी तौर पर हरमीत जी आप पे थ्रो करना चाहती हूँ, ताकि आप भी इस पर कमेंट करें कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है ना, उन्होंने 30 साल से मुलाजिम जो कि जॉब पे था, तो उन्होंने इसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा मुलाजिम है, क्रेडिबल है, इसने गलती की है, लेकिन हम इसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता उसको मुअत्तल कर दिया गया है फ़िलहाल, लेकिन ये देखें वो अपने जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मेरे पास ये रीज़न्स हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा जस्टिस दिखाया है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सुहा। एक चीज़ जो इंसान जो हम देखते हैं, जो ख्वाहिशात का अंबार हम अपने सर पर सवार कर लेते हैं, और वैसे इंसान के पास ना, अगर आस पास हम सोचें अपने 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 इस सेहत के हवाले से, अपने ऊपर एक एक चीज़, चाहे वो एक एक चीज़ को अगर हम गिनते जाएं, तो यकीनन हमारे पास रब का दिया सब कुछ है, लेकिन ख्वाहिशात का अंबार इतना ज़्यादा लोगों ने रख लिया है कि जिसकी वजह से फिर आपसे बहुत सारे गलत काम, ज़ाहिर बात है जब आपकी जॉब है उसमें वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो फिर आप कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे काम करने की ताकि आप अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को उस ख्वाहिशात के बिना पर आप बदलें। तो फिर क्या होता है, गलत काम होते हैं, और गलत काम का नतीजा वो आप जो रसवाई है पूरी दुनिया में उनकी हुई है। ये अलग बात है कि उस डिपार्टमेंट का ये उस पर एहसान है कि उन्होंने नाम जो है वो लीक नहीं किया। अगर हमारे यहाँ होता तो उस पहले हम सोशल मीडिया पर उस पर बहुत सारे तब से पहले कर चुके होते, लेकिन बहरहाल ये क्रेडिबिलिटी है उस इदारे की, और कहीं ना कहीं उस शख्स को भी अपनी गैर जिम्मेदाराना जो उन्होंने अपनी ड्यूटी जिस तरीके से निभाई, और कहीं ना कहीं कोशिश की एक गलत तरीके से अपने आप को अमीर बनाने की और अपने ख्वाहिशात पूरे करने की, तो मेरे ख्याल में उसको भी ये रियलाइज़ हो गया होगा कि हाँ गलती हुई है। और मेरे ख्याल से रियलाइजेशन का सबसे एक अहम पॉइंट यही होता है कि अगर आपने किसी अगले बंदे को रियलाइज़ कराना है तो उस वक्त फ़िलहाल खामोशी इख्तियार कीजिए, ना सिर्फ उसको दुनिया के सामने अयां किया जाए। और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की अदालत में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले हम फैसला कर लेते हैं, फिर हम बाकी अदालतों पे फैसला छोड़ देते हैं। तो खैर किसी भी चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, वो चोरी हो, आप जालसाजी हो, तो आप जो है वो सब्र करें, और ज़िंदगी जितनी सादा होगी, जितनी खुशहाल होगी, उतना ही आपको कम ख्वाहिशात से जीने का उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि मज़ीद ख्वाहिशात जो है वो हमेशा आपको मुश्किल में ही डाल देती हैं। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो साइंसदानों की अगर हम बात करें जो कि पूरी दुनिया में रिसर्च कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, हरमीत पाजी उनका कहना है कि अब हम ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बॉयलिंग की तरफ जा रहे हैं, और साइंसदानों ने इस पर जो भी तहकीक की है, मुहक्कीन जो अब तक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके मुताबिक बहुत जल्दी क्लाइमेट चेंज जो हम देख रहे हैं, जहाँ पर हमने लंदन, US, अमेरिका, इन जगहों की बात की जहाँ पर कभी गर्मी पड़ी ही नहीं थी, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी शदीद गर्मी पड़ी है। पाकिस्तान की बात करें तो टेन्योर आपको पता है गर्मी का बहुत लंबा हो गया, सर्दियाँ अभी तक आ नहीं रही। अब चूँकि सितंबर, अक्टूबर
चल रहा है, उसके बावजूद भी वो हालात नहीं है जो कि हम नॉर्मली नवंबर दिसंबर में देखते थे। इसकी वजह से अब ये चीज़ें, और अगर हम पैदावार की बात करें, फसलों की बात करें, उनको कितनी बड़ी तादाद में नुकसान पहुंच रहा है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस पर हमने बहुत सारे सेगमेंट किए हैं। लेकिन अब चूँकि अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बिल्कुल ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि मैं यूँ कहूँगी वेल इक्विप्ड हैं। कोयटा की एक ऐसी यूनिवर्सिटी हरमीत पाजी जिन्होंने अपने माहौल दोस्त यूनिवर्सिटी बनाने में जितनी मेहनत की है ना, उस मेहनत को अप्रिशिएट करना बनता है। क्या बात। क्योंकि वहाँ की दीवारों की अगर हम बात करें, बिल्कुल बनता है, मट्टी घास फूस से और ये जो टीन से दीवारें बनाई, छतें बनाई, और ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर सोलर पैनल इस्तेमाल हो रहा है, बिजली की कंजम्पशन ही नहीं हो रही। वहाँ की अगर हम पानी की बात करें तो अपना प्लांट लगा के वाटर, वो पानी जो बारिशों का पानी होता है उसको किस तरह से साफ़ करके वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। गैस की अगर मैं बात करूँ तो कुदरती ज़खायर जितने बलूचिस्तान में और कोयटा में मौजूद हैं उनको वो बरोए कार ला के उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बिल्ड किया है। और आज वहाँ पे जो भी सिस्टम चल रहा है हरमीत पाजी, वो सारा का सारा कुदरती वसाइल से चल रहा है। और जिसकी बहुत कुछ हो सकता है सुहा, अगर हम चाहें। जिस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे नौजवान, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और इसमें कोई शक नहीं, हमारे पास एक मॉडल पड़ा हुआ है। आप देखें अभी भी बहुत सारे पंजाब के इलाके, मैं जिन जिन इलाकों में गया हूँ वहाँ पे मैंने वो सारा सिस्टम, वो रहन सहन, बहुत सारी जगहों में हम मॉडर्न तरीके से रहना शुरू हो गए, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गर्मियाँ अगर आती भी हैं तो वो उस तरह नुकसान नहीं पहुँचाती जिस तरह हम शहरों में देखते हैं। और इसी तरह ना माहौल को कहीं ना कहीं नुकसान है। अगर बर्फबारी की बात की जाए तो कभी रावलपिंडी में भी बर्फबारी हुआ करती थी, ये तस्वीरें आज भी पड़ी हैं मुख्तलिफ म्यूज़ियम में। लेकिन अब वक्त बदला, हालात बदले, और फिर जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ी और आबादी बढ़ने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन जिस तेज़ी से हो रही है, उसकी वजह यह है कि मौसमियाती तग़य्युरात की बात हमेशा हम करते हैं, बदलाव जिस तरीके से आ रहा है, तो अब ये इलाके जो हैं कहीं ना कहीं ये ठंडे हुआ करते थे, अब यहाँ पर गर्मी बिल्कुल तेज़ी से आ रही है। लेकिन उसकी वजह क्या है? क्योंकि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे नई ढंग की वो ज़िंदगी, नई तर्ज की वो ज़िंदगी जिस तरह से वो गुजारने की ख्वाहिश रखता है, उसी ख्वाहिशात के बिना पर वो नुकसान जो है वो कुदरत को पहुँच रहा है, नेचर को पहुँच रहा है। आपको याद है जब कोरोना आया था तो कोरोना की वजह से, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में उस वक्त कुछ चंद साफियों में था जो रिपोर्टिंग करते थे, बाकी बहुत सारे लोगों ने छुट्टियाँ ले ली थी, तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दीगर मुलाका इलाके जो हैं वहाँ पे हम जाते थे और हम देखते थे बिल्कुल आपको चिड़ियों की चहचहाट, आपको जानवर जो हैं वो नज़र आते थे मुख्तलिफ़ किस्म के, और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म था। कोई हवा जो है उसकी अगर बात की जाए तो जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल फ्रेश हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह ये एक मॉडल के तौर पर ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं सारी चीज़ें। और हरमीत अगर हम बात करें ना होने वाले नुकसानात की, तो आपको पता है सैलाब के बाद बलूचिस्तान और कोयटा की सूरत हाल हमें पता है कि 2 लाख से ज़ायद मकानात जो हैं वो हमने देखा कि बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से मिट गए और बड़े हज़ारों की तादाद में लोगों की हलाकतें भी हुई। और उसके बाद इन कुदरती वसाइल को बरोए कार ला के ही निज़ाम को जो है वो बेहतर किया जा सकता है। बट अगर हम बात करें इस तस्वुर की तकमील की, तो गैर सरकारी इदारा है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड प्रैक्टिस, जिनके ताउन से ये ख्वाब जो है उन्होंने हकीकत में बदला इसको और बड़ी मेहनत की इस पर। और इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुरतुलैन बख्तियारी मौजूद हैं, बानी डायरेक्टर है IDCP पाकिस्तान की। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इस इनविटेशन का और फिर इस मौके का बात करने का आप सबसे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आपको तो हमारे प्लेटफॉर्म से कांग्रेचुलेशंस, बहुत सारी मुबारकबाद। वो इसलिए कि जिस तरह से आप लोगों ने जो काम किया है वो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को यकीनन करना चाहिए। और ये एक आइडिया जो कि आप लेकर आए हैं मार्केट में, बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने इस पर काम किया है। ऑल दो हम जानना आपसे ये चाहते हैं कि कब से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था और कितना अरसा लगा इसको पाया तकमील तक पहुँचाने में? जी, जब हमारा ये इदारा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस वजूद में आया है 98 में, हमारे बेस तो उस वक्त से ही हम इसकी कॉन्सेप्ट पे थे कि जितना ज़्यादा हकीकत में हमारे नौजवानों को रखा जाए, जितना ज़्यादा हकीकत पसंदाना तालीम हो और जिसके अंदर ऐसी तालीम हो जो ज़िंदगी से मुकाबला करना सिखाती हो, तो बेस तो हमारी 98 से ही थी। और ये फिर हमें जब ये हमें ज़मीन मिली बलूचिस्तान गवर्नमेंट से 4 एकड़ ज़मीन, तो हमने फिर इसको उसी तरह से ही किया जिस तरह से बलूचिस्तान के लोग अपने हालात के तहत रहते हैं। और हमें समझ में आया कि नेचुरली है, कुदरती है सब कुछ, और इसी को ही कुदरत की ही चीज़ों को हम अपना तालीम का जरिया बनाएंगे।
और उसमें ऐसे नहीं होगा कि मॉडल। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने की। आपने अपने इलाके को भी यानी वहाँ के जो रहन सहन है उस चीज़ के हवाले से भी एक तस्वीर ये जो आई है पूरी दुनिया के सामने, हम सब के सामने, तो कहीं ना कहीं एक अलामती तौर पर अगर हम देखा जाए तो वहाँ पे जो ज़िंदगी है कैसे है वो भी सबके सामने। लेकिन अगर बात की जाए, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, नया दौर है, नए दौर के तकाजे हैं, और फिर सोचते हैं कि क्यों ना सहूलियात, क्यों ना हो, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हम चाहते हैं कि ये चीज़ें क्यों नए नए ढंग से सारी ज़िंदगी जी जाए। अचानक ये ख्याल आना, ये ख्याल कैसे आया जो आप फरमा रही हैं कि ये चीज़ें को तो देखा हमने, लेकिन ये ख्याल आया और फिर हम जब इस किस्म का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रुकावटें भी बन जाती हैं। ऐसी कोई चीज़ सामने आई है? जी, मैं बहुत शुक्रिया। हमें जब ये जमीन मिली तो वहाँ कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, पानी नहीं, कुछ अच्छा। नहीं, एक सहरा सा था। तो हमने बजाय ये कि हम गवर्नमेंट के और सबसे चक्कर काटते कि हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें फला चीज चाहिए, तो हमने कहा हम खुद ही करते हैं, जो भी चाहिए हम खुद उसको पैदा करते हैं, और इससे हम लर्न भी करेंगे और सीखेंगे भी, और हमें एक दायमी तौर से जीने का अंदाज मिलेगा। और नहीं है तो नहीं है, पैदा करेंगे। और क्योंकि नौजवान साथ थे तो नौजवानों का तो तर्ज जिंदगी होना ही ऐसा चाहिए। डॉक्टर कि साहब, अगर ये भी नहीं है कहिएगा तो हम कि पैदा माहौल करेंगे। दोस्त यूनिवर्सिटी जो है, कम्युनिटी डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जिसको अब हम कह सकते हैं, अगर इस आइडिया की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे माहिर माहौलियात सफदर हुसैन ने इसे मुकम्मल करने में ऑब्वियसली आपका ताउन भी है, स्टूडेंट्स भी हैं और यंगस्टर्स भी हैं जिनकी आइडियाज़ पर आप लोग काम कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि उनका ये आइडिया, उनका ये विजन क्या है जो कि वो इंडल्ज करते हैं स्टूडेंट्स में, फिर आगे इसको लेकर चलना चाहते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ जब लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हम खुद उसमें रहते हैं, तो ये नहीं कि एक मॉडल बना दिया जिसको कि दूर से बैठ के स्टडी कर लिया जाए और खुद जो है वो किसी और तरह से रह रहे हैं। हम तो इसमें जीते हैं, मट्टी का है पूरा, हम मट्टी के हमारे सब कमरे हैं, हम इसी में जीते हैं। पानी हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, गैस है, जो भी चीजें, उसको हम खुद अपना जीने का जरिया है ये हमारा। ये सिर्फ दिखाना नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, यानी मैं अगर बात करूं, यहाँ पे बहुत सारी इमारतें लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, और अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, उस इमारत से गुजरते हुए कहीं ना कहीं जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो जहाँ पे महसूस किया जा सकता है कि कितनी तेज़ी से वो गर्मी, वो हवा, अंदर से जो चीज़ें गैसेस खारिज हो रहे हैं, ये नुकसान तो माहौल को पहुँचा रहे हैं। आपने जो ये, आप लोगों ने, आपकी टीम ने इनिशिएटिव लिया और आज ये कामयाबी से ये सफ़र तय भी हुआ है और उस पर काम भी हो रहा है, मज़ीद भी हो रहा है, क्या पैगाम देंगे? क्योंकि जिस तरीके से हम माहौलियाती तब्दीलियाँ देख रहे हैं, मुख्तलिफ वायरस जो पैदा हो रहे हैं, उसकी वजूहात भी यही है कि कहीं ना कहीं इंसान ने कुदरत को नुकसान दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें बहुत तेजी के साथ अपने इर्द गिर्द की हकीकत से जुड़ना पड़ेगा। हकीकत से जुड़ना भी तो एक इल्म है, इसको भी तो इल्म मानना चाहिए ना कि असलियत क्या है हमारी, माहौल क्या चाहता है, कुदरत क्या चाहती है, और हम इसको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, इसकी आबियारी कर सकते हैं। ये बहुत इल्म है, ये बहुत ज़रूरी इल्म है, बुनियादी इल्म है ये, और इसको बहुत फैलाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर बड़ा बिल्कुल ठीक कह रही है, इस नेटवर्क को मजीद फैलाने की हमें अशद ज़रूरत है। डॉक्टर कुरतलैन हमारे साथ मौजूद थी, बानी डायरेक्टर हैं IDC पाकिस्तान की। आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और अमीद एक बात बिल्कुल ठीक है, फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ ब्रेन्स हमारे यंगस्टर्स, और एक के बाद एक आइडियाज़ पे काम करके जो है हमारे कुदरती वसाइल को बुरोकार ला कर कितने अच्छे से इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। ये इसकी लाइव एग्जाम्पल है जो कि आपसे हमने शेयर किया। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की अदालती तारीख में कल एक और तारीख साज दिन था। अमीत, अगर हम बात करें फुल कोर्ट की और फिर हम बात करें फुल कोर्ट इजलास की और फिर हम बात करें इन कैमरा सारी हियरिंग जो हमने कल देखी लाइव कर्टेसी PTV, और उसके बाद हमने पूरे मीडिया चैनल्स जितने प्राइवेट चैनल्स थे हमने सब पर देखा कि लाइव कवरेज दिखाई गई। पाकिस्तान तारीख में खैर ऐसा तो नहीं हुआ। अगर हम अपने चीफ जस्टिस की बात करें, काजी फायज़ ईसा की, जो कि अपॉइंट होने के अगले दिन ही 18 सितंबर की अगर हम बात करें तो फौरी तौर पर फुल कोर्ट इजलास बुला लिया गया, जो कि पिछली दफ़ा हमारे साथ 2019 में हमने देखा कि 2019 में ये आखिरी दफ़ा इजलास बुलाया गया था। मुल्क की अदालती निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सियासी निज़ाम की अगर हम बात करें तो इस पर अभी ये कहा जा रहा है कि कायद नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। 2 से 3 दफ़ा ये डेट एक्सटेंड हुई है। और सियासत में अब क्या हम देखने जा रहे हैं कि क्या होगा नून लीग की और PDM की सियासत में, इस पर हम बात कर लेते हैं। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम। सर जी, बहुत आप शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक। गुड जी। मॉर्निंग पब्लिक को टाइम देने के लिए। सर कहिएगा कि अभी हम फिलहाल सिर्फ अगर डेट की बात करें तो क्या डेट बिल्कुल कंफर्म है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने की? जी बिल्कुल कंफर्म है। इंशाल्लाह पूरी तैयारी है और पूरे जोशो खरोश से तैयारी आवाम क्या जो है क्या है वो सर, तैयारी क्या क्या की हुई है नून लीग ने? तैयारी इसमें है कि जिस तरह ड्यूटी लगी है कि हर एमपी एमएनए के जिम्मे बंदे लगे हैं कि इतने लोग को लाना है। देखो लोगों का जोश तो बहुत है, बलबला भी बहुत है, लेकिन तो आपको पता है महंगाई है, तो हमारे से लोग राब्ते कर रहे हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए, हम जाना चाहते हैं। तो हर जिले के जी हवाले से सर। जो नज़दीक अजला हैं उनके लिए ज्यादा उनको लाने के लिए कहा गया, जो सर दूर कैसे के जिला है लोगों को उनके लेके लिए। आएंगे, जी कैसे जी लोगों जी को कन्विंस करेंगे? अवाम तो बड़ी सेनेटर साहब, एक परेशान और है, वो चीज़ तो जो आना अगर ही हम नहीं चाहती। देखें अब, जी जी। जी जी हरमीत पूछें। जी सेनेटर साहब, अगर हम देखें जो मैप, ज़ाहिर बात है आप लोग की कोशिश है कि जलसा कामयाब बनाया जाए, और ज़ाहिर बात है कि 4 साल बाद मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हम देख रहे हैं, चाहे मुख्तलिफ पैकेज की बात की जाए। लेकिन जो ऐप बना हुआ है जिसका के हवाले से राना सनोरा साहब ने भी बात की, तो उस ऐप की मदद से भी उसकी कोई मदद मिलेगी इस जलसे को भरने के लिए? और जिस तरह आपने फरमाया कि ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो उसकी अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ हो चुकी है इस वक्त? जी बिल्कुल। ऐप का मतलब ये है कोऑर्डिनेशन, कहाँ से कितने बंदे आ रहे हैं, तो ज़ाहिर एक डिसिप्लिन होता है पार्टी में। जी हमारे जी जी। पार्टी से ज़रा वो पंजाब के, तो वो ज़ाहिर है उसको इंश्योर करना चाहते हैं कि लोग बंदे ट्रांसपोर्ट की कोई सुस्ती ना करे। और फिर आगे इलेक्शन है और इसी मियाँ साहब की आमद को जो हमारा ये जिम्मे गफीर होगा, हम उसी को आगे लेके चलेंगे और लोगों के पास लोग एक हमारी कंपेन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वो इंश्योर कर रहे हैं ताकि तमाम जिम्मेदारी महसूस करें एक दूसरे पे जो है सर, जो वो। पहला झटका आप लोगों को शाहदरा से लगा हुआ है, जिसके हवाले से अब ये कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि जो खबरें हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि अब कोई जलसी नहीं होगी जब तक मियाँ साहब नहीं आते हैं? क्या ये वाकई खबर दुरुस्त है? क्योंकि एक तरफ से जो रिजल्ट आना था बड़ा कमज़ोर किस्म का है और बुलावा भी आ गया है। देखो जी, शाहदरा के बारे में मैं रिक्वेस्ट मेरी ये अर्ज है कि इसको अब ऐसे सर ही ये सानिया सोशल। बन चुका है वैसे, जी शाहदरा की जी बात की जाए। जी, नहीं नहीं, वो इस जी जी बात सर। को छाला गया है। असल में आपको, चूंकि हम लोग सियासत हाँ में होते हैं, उसमें मसला क्या बना है, उसमें ये मसला है कि जी हर इलाके का जो एमएनए और एमपी उसकी आपस अपनी अपनी सियासत जी होती है। एमपी का अपना धड़ा होता है, जी सर। जी जो सर। एमएनए का अलग धड़ा होता है। लेकिन मियाँ साहब के लिए तो सारे इकट्ठे हैं। अब उसके जलसे में हर कोई अपनी ज़ाहिर सियासत करता, अपनी पावर शो करता है। उसमें जो एमएनए साहब हैं उनके जलसे में वो दोनों एमपी उसके नहीं गए। उन्होंने अपने कहा कि हम 15-16 तारीख को अपना जलसा करेंगे और पावर शो करेंगे। तो उस पर यह कहना कि जी वो उस जलसे में बंदे नहीं थी, मसला यही था कि एमपी ने अपने अपने धड़े होते हैं। आप उसी शाहदरा में देखेंगे अगले 15-16 के करीब मेघाल में डेट रखते हैं, उसमें एक जमे गफीर होगा। तो अच्छा मैं जैसे अपने जम्मे इलाके से। गफ़ीर की हम बात करते हैं ना, जब तो अगर हम आम आवाम की बात करें तो ये कहा भी जाता है, हमें पता भी है कि नून लीग का और ख़ासतौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अपना एक वोट बैंक है। आवाम को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर उन्हें आना होगा, सपोर्ट करना होगा या उनको सुनना होगा तो आवाम खुद ब खुद ही आएगी। लेकिन ऑब्वियसली आपको टास्क दिए गए हैं, आपने वो टास्क पूरे करने हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं इस वक्त अवामी मसाइल का? आपको बखूबी अंदाज़ा है ना कि 16 माह के पीडीएम के बाद अवाम में अभी किन मसलों से दो चार है, वो उनके पास कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आता। जो आपके एमपी के एमएनएस को टारगेट दिए गए हैं, अवाम उनको क्या रिव्यू दे रही है, क्या रद्देमल अवाम का आ रहा है कि अवाम तो इस वक्त बड़ी परेशान है, वो क्या ही जलसा अटेंड करेंगे, क्या ही आएंगे, क्या ही किसी को सुनेंगे, कोई उम्मीद भर नहीं आती। ये सूरत हाल है अवाम की। देखो जी, लोग, महंगाई है इसमें कोई शक नहीं है, और हम भी कह रहे हैं महंगाई है, लेकिन महंगाई के जिम्मेदार कौन है? जो संजीदा लोग समझते हैं कि ये खान साहब की 4.25 साल की हुकूमत है। और सर 16 माह की 2013 पीडीएम की हुकूमत। भाई तो उसमें मैं देखो ना, जो खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ इमरान खान ने किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। अच्छा जी। जो आलमी हुकूमतों से, आलमी इदारों से जो मुआहदे किए, जिस किस्म के मुआहदे किए, और फिर मुआहदा करने के बाद पासदारी नहीं की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इंप्रेशन गलत हो गया। IMF हमें किस्त देने को तैयार नहीं था। ये तो मैं तो अपने इसको कामयाबी समझता हूँ कि अक्टूबर 22 से लेकर जून 23 तक उस हम पाकिस्तान को IMF ने कोई किस्त नहीं दी, नाराज बैठा था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और इनको इस चीज़ को हमने सेनेटर साहब, सबसे बड़ा मसला है बयानिया का। अवाम को कायल करना है, आप बेशक डाल दें PTI पे। ये हमने वतीरा देखा है कि नवाज शरीफ साहब गए
तो इमरान खान ने उन पे डाल दिया, इमरान खान गए तो आप लोग उन पे डाल रहे, लेकिन अभी जो कारकर्दगी आप लोग की रही है वो सबके सामने, क्योंकि पूरी टीम थी, पीपल्स पार्टी भी थी, सब थे उसमें, नाकामी हुई, उसको एक्सेप्ट करना होगा। अब अवाम को कायल करना है। 5 करोड़ से जायद नौजवान है जो इस वक्त वोटर हैं, 12 करोड़ 70 लाख में से 5 करोड़ एक बहुत बड़ी तादाद बनती है, उनको कायल करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में बयाने जो आप लोगों ने बनाया उस पर एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया और उस पर माफीनामा जो है एक एक करके हम देखने की चीजें आ रही हैं। अब अभी तक कोई बैठक नहीं हुई, कोई नया बयानिया, और क्या आपको लगता है कि शायद खकान अब्बासी साहब की जो मुलाकात हुई है, क्या वो नई पार्टी बना रहे हैं सर? इस हवाले से ये दोनों के आंसर दीजिएगा सर। देखिए जी, नई पार्टी के हवाले से तो शायद खाकान सब खुद बताएंगे वो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, उनका एम्बिशन क्या है। हमारा जब तक वो दून में है हमारे, वो हम उनको अपना रहनुमा समझते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। बाकी हर एक अपनी जाती, अब खुद के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, ज़ाहिर है वो किसी उनके ज़ेहन में कोई और अपनी प्लानिंग होगी, जो भी है। बहरहाल ये उनका ज़ाती मसला है। और बाकी जहाँ तक देखो, हम तो लोगों को कहते हैं हमारा बयानी क्या है, हमारा बयानी पाकिस्तान की तरक्की है, हमारा बयानी जो है पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली है। हम अपना जो 2013 से 18 तक जो अपना दौर है लोगों को सामने पेश करते हैं, और उसमें सारे जो बेसिक्स हैं, अब देखो मियां साहब ने पिछली स्पीच में क्या कहा जी सर कि 1996 में जो हमने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की थी और इसका खाका पेश किया था, उसी को बराक इंडिया ने आज इंडिया जो है दुनिया की पहली 20 फरिश्तों में शामिल है, और वो 20 फरिश्तों की जो है वो अब मेजबानी कर रहे हैं हमारे पड़ोस में। उन्हीं पे चलकर हमें चलने दिए जाता। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो हमारे पास पूरी दुनिया से मौजूद है, जिन्होंने हमारे साथ शुरू किया, लेकिन अब वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने। लेकिन अगर हम बयानी की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या हरमीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बयानिया कोई भी देने में अब तक हमें बज़ाहिर नाकामी दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक है, आप खबरें सुन के वापस आए। प्रोग्राम को यूँ से कंटिन्यू करते हैं कि पहुँच जाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और आपको पता है हम हमेशा भूलते नहीं हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से कि अब आज के दिन में तारीख़ क्या कहती है, और तारीख़ के औराक में अगर हम बात करें तो आज के दिन किस चीज़ को रिकॉल करने की अशद ज़रूरत है। हरमीत, हम हमेशा बात करते हैं अपने प्रोग्राम में कि कुदरती वसाइल से माला माला ये मुल्क जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान, अगर हम बात करें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम ला ही नहीं रहे बुरोए कार, जिस पर हम बात ही नहीं कर रहे। उसमें से एक चीज़ है कि अगर हम आज के दिन की मुनासबत से बात करें तो आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और बड़े सारे कीमती ऐसे इक़साम के जानवर पाकिस्तान में मौजूद है जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम नापैद होता देख रहे हैं। और किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस दिन को मनाने का मकसद क्या है। 1913 में जो है उसका बाकायदा आगाज़ किया गया, और आज के दिन तक कोशिश ये की जा रही कि वो तमाम जानवर जिनको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, उनके हकूक़ की बात करें, इस्लाम के रूह से बात करें, किसी दीन धर्म की बात करें, तो वहाँ पर इंसानों के साथ साथ जानवरों के क्या हकूक़ है, इस पर रोशनी डालने के लिए आज इसको सेगमेंट को हम करेंगे कंडक्ट। और हमारे साथ जो पैनल मौजूद होगा, डॉक्टर सैयद सलीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड UVALAS, इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर, इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो तो यही है कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मना रहे हैं, तो अवेयरनेस दी जाए इस हवाले से कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या हैं और किस तरह से उन्हें महफूज किया जा सकता है, ख़ासतौर पर वो जानवर जो नापैद होते चले जा रहे हैं। इस दिन को आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से मनाना चाहिए, और पाकिस्तान में ख़ासतौर पर किस चीज़ की अशद ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टीम का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। आप तो हमारे लिए बीइंग ए वेटनरियन ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी इसमें गुजारी है इनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री में आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड एनिमल डे जो सबसे पहले एक जर्मन एक था, ये पब्लिशर एडिटर, उसका नाम हेनरिच था, जोमर में हेनरिच। तो उसने 1925 में ये सबसे पहले ये इसका एक आइडिया फ्लोट किया था। एक बहुत बड़े एक स्टेडियम था, उसमें ये एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में उसने ये अवेयरनेस की, जिसमें काफ़ी 5000 पब्लिक उसमें थी उसमें। तो उसके बाद से काफ़ी अरसे उसने काम किया इसमें, और 1931 में जाके ये कॉन्फ्रेंस हुई थी एनिमल प्रोटेक्शन की, तो उसमें ये इन्होंने ये बाकायदा इसकी रेजोल्यूशन पास की थी, और उसके बाद से ये 4 अक्टूबर का ये डे मनाया जा रहा है।
उसके बाद जो बीइंग ए मुस्लिम, सबसे पहले जो मैं इसका कहना चाहता हूँ कि हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे कुरान पाक में इसका एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र है। अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँ, इसमें तकरीबन 200 के करीब आयतें हैं जो जिसमें एनिमल का मुख्तलिफ टॉपिक पे इसका जिक्र है। उसके बाद इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है कि बाकायदा 5 सूरह हैं इसमें, जैसे सूरह बकरा है, सूरह नमल है, अलफील है। ये सारी सूरत से इससे पता चलता है कि इसमें कितनी इंपॉर्टेंस है। अल्लाह ताला ने एनिमल्स की कितनी एक राइट्स रखे हुए हैं जिसमें उसको महफूज करना। और फिर ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरत देखें, उसमें एक छोटा सा वाक़या बता दूँ आपको कि हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न जाफ़र ने रियायत की थी कि ये एक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे एक ग्राउंड में फिर रहे थे, तो वहाँ पर एक कैमल था। कैमल की आंखों में आंसू था, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैमल के पास गए, उसकी आंखों आंसू पूछा, उससे पूछा कि ये किसका मालिक कौन है। तो उन अंसार में से एक इंसान आगे आया, उसने मेरे मालिक में है। तो उन्होंने उसकी सजश की थी कि तुम इस पर टॉर्चर ना करो, उसको खाने का ध्यान रखो। तो ये सब चीज़ें बातें, इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। तो बात कहने का मकसद ये है, सब बड़ी खूबसूरत मिसाल आपने दी, और कहीं ना कहीं ये मिसालें और ये प्रैक्टिकली मिसालें हैं जो इंसान को सिखाती हैं कि आप इस पर अमल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कितनी कौन सी नस्लें हैं और उनको क्या क्या ख़तरात लायक हैं, हम चाहते हैं कि स्क्रीन के ज़रिए आप ये मालूमात भी हमारे साथ शेयर करें। जी, सबसे पहले तो मैं बताऊँ इसमें मैं क्योंकि मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट पेट एनिमल्स पे है, तो पेट एनिमल्स में डॉग, कैट्स और बर्ड्स, ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हम लोग ज़्यादा डील करते हैं। तो बर्ड्स की तो बहुत सी, अब इस वक्त मैं अगर 30 साल 40 साल पुरानी बात करूँ तो उस वक्त तो अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह से अब अवेयरनेस काफ़ी है। स्पेशली जो पब्लिक हमारी है वो अब उनमें अवेयरनेस आ गई भी है। और जो पहले एक ट्रेंड था डॉग का, और मुझे बड़ा अफसोस होता था कि डॉग को जिस तरह लोग रखते थे, लेकिन अब कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। और अब ये शिफ्ट पैराडाइम जिसका शिफ्ट हो चुका है, अब कैट की तरफ लोग ज़्यादा आ गए हैं। अब कैट तकरीबन आपको हर चौथे 5वें घर में आपको कैट ज़रूर मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी होती है, जो हम देखते हैं बीइंग क्लिनिक में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो जो लोग इसको एक इस्लामिक पॉइंट से इसको समझते हैं कि इबादत के तौर पर स्ट्रीट में जो ज़ख्मी बिल्ली होती हैं उसको उठा के लेके आते हैं, उसको उससे ट्रीटमेंट करते हैं, उसको बाकायदा रखते हैं। मैं फैमिलीज़ को जानता हूँ जो उन्होंने ये पेट को रखा है, स्ट्रीट डॉग कैट्स को रखा हुआ है, और उसको बाकायदा वो पालते हैं, उसको पूरी टेक केयर करते हैं, पूरा खर्चा करते हैं। तो जो फिर जो डॉग्स, चलिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन, चलिए ये तो हम पेट्स की बात कर रहे हैं ना, अगर हम जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ काल में दिन मना रहे हैं तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे एंगल्स इसको देखना पड़ेगा। वो तमाम जानवर जिनको कारोबार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनमें ऊँट हो गए, बैल हो गई, और उसके अलावा गधे और म्यूल, मतलब खच्चर बहुत बड़ी तादाद में नॉर्दर्न एरियाज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादा बोझ लाद दिया जाता है बड़ी, इसकी भी इस्लाम में और कुरान पाक में, रवायात में, हदीस में बड़ी सारी मिसालें हैं कि आप उस जानवर पर उतना ही बोझ डालें जितना वो बर्दाश्त कर सके, और फिर उसके हकूक़ है बाकायदा जिसका हमें इल्म नहीं है। आप क्या समझते हैं इन चीज़ों की वजह से अब कौन सी चीज़ें जो नापैद होती चली जा रही हैं, मतलब ऐसी कौन सी इकसाम है जो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है, नुकसान है हमारा? देखिए जी, अब जिस तरह आपने कहा कि घोड़े और खच्चर ये कंपैरेटिवली अब बहुत ज़्यादा इसकी कम हो गई हुई है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि एक तो ये कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, फिर ये लोगों में अवेयरनेस कम है। अभी एक SPC है, ये एक हमारा एक अदारा है जो लाइफ स्टॉक उन्होंने बनाया हुआ है, मैं यूनिवर्सिटी के पास ऑफिस भी है। तो ये काफ़ी बेचारी कोशिश करती है कि जो गली में, सड़क में जो ये घोड़े ऐसे ज़ख्मी होते हैं, खच्चर ज़ख्मी होते हैं, उसको वो लेके आते हैं, उसकी ट्रीट करते हैं, और उसमें बाकायदा पेनल्टी भी देते हैं। ये आप बहुत ज़्यादा कॉमन देखेंगे इसमें। जो अब तो कंपैरेटिवली आप देखें ना, तो ये घोड़ों का खर्च कम हो गया है जी, दूसरी जो ट्रांसपोर्ट आ गई भी है, लेकिन इस पर अभी तक जुल्म बहुत होता है। एक और चीज़, जी कौन मैं अपने गांव की मिसाल हमेशा इसलिए देता हूं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बड़ी करीब से देखी हैं और कुदरत के करीब से देखी हैं। मुझे याद है कि मेरे घर के पास बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद जो आज भी है, उस वक्त मिट्टी की बनी थी, आज सीमेंट की बनी है। वहाँ पे लगा चिनार का जो दरख्त था, वहाँ पे झुंड होता था परिंदों का, और जैसे अजान होती थी तो वो जैसे बिखर जाते थे अजान, क्योंकि उस स्पीकर जो था वो बिल्कुल चिनार में ही लगा था। ये चीज़ें जो हम देखते हैं, मुख्तलिफ अक़साम के बर्ड्स आते थे, मुख्तलिफ परिंदे, चहचहाट होती सुबह के वक्त, रात के वक्त कोयल की जो आवाज़ होती थी सुरीली, ये आहिस्ता आहिस्ता नायाब होती चली जा रही है। वजूहात क्या है? जैसे अगर हम देखें मुख्तलिफ इलाकों में हम सैर सपाटे के लिए जाते हैं और वहाँ जिस तरह जानवरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, क्या जिम्मेदारी हम सब इंसानों की बनती है इस वक्त? देखिए जी, इसमें जिस तरह आपने बड़ी सही बात की, बात ये है कि अगर आप वाइल्ड बर्ड्स की बात करें, जिस तरह एक हमारे ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे,
अब वो क्योंकि यहाँ पर जो हर जगह पे सोसाइटी बन गई, पॉपुलेशन खत्म हो गई, वेटलैंड एरिया बिल्कुल खत्म हो गया है, तो जिसकी वजह से बाकायदा जो इंटरनेशनल एक रूट होता है ना, वो रूट ही तकरीबन चेंज होना शुरू हो गया। वजह से ये है कि वो आते थे पाकिस्तान में स्टे करते थे और वो एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती थी। अब हमने वो बिल्कुल वो ख़त्म कर दिया है क्योंकि वहाँ पर कॉलोनीज़ बन गई हुई हैं, वेटलैंड, अब पानी का कोई वहाँ पर छप्पर तय होते थे, ये सब ख़त्म कर दिए हैं। और फिर ये जब फॉरेस्ट्री ख़त्म कर दी हुई है, इससे जो जंगलात बहुत कम हो गए हैं, जिसके जहाँ पर बर्ड्स की रेस्टिंग स्पेस होती थी वो ख़त्म हो गई हुई है। अच्छा, मस्कन की आप बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जंगलात के ऊपर हमने कंक्रीट के जो बहुत बड़े बड़े नेटवर्क ले आए हैं, उसकी वजह से जो ग्रीनरी ना होने के बराबर है। बहुत सारे चरिंद परिंद जो कि पाकिस्तान का खासा हुआ करते थे, मतलब अपनी किताबों में देखिए ना तो नेशनल बर्ड से लेके बाकी वो तमाम इकसाम जो पाकिस्तान में पाई जाती थी बहुत सारे एरियाज़ में, वो अब मौजूद नहीं है। और अगर हम पेट्स की बात करें तो अब हम कैसे करते हैं कि ब्रीड इंटरनेशनल होनी चाहिए। अगर हम कुत्ते की बात कर रहे हैं, बिल्ली की बात कर रहे हैं, किसी भी पेट रखने की बात कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस यही होती है कि बाहर से कोई ब्रीड आनी चाहिए, वो बड़ी अच्छी होती है और वो बड़ी अच्छी इकसाम हमें पाकिस्तान में रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जो जंगली कुत्ते आपको गली मोहल्लों में नजर आते हैं, बिल्लियाँ जो आपको नजर आती हैं, या उन्हें जहर दे दिया जाता है या उन्हें गोली मार दी जाती है। बहुत सारे ऐसे इदारे इस तरह के काम कर रहे हैं चूँकि वो जंगली हैं। उनके लिए कोई ऐसे इदारे मौजूद हैं कि उनको ट्रेन किया जाए, ठीक किया जाए? ऐसे जानवरों को मार देना उनके हकूक़ की कितनी बड़ी तलाफी है? जी, इसमें आपने जिस तरह बताया ना कि जो बाकायदा ये कराची में एक इंडस वाले हैं, ये एक पूरी इन्होंने स्कीम बनाई हुई है। वो ये डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग को पहले होता था जिसको ये जहर दे के मारते थे, ये सारे क्रूरल्टी में आता था, तो वो अब उस पर बैन लग गया हुआ है, ये कानूनी तौर पर इस पर बैन लग गया हुआ है। तो बात यह है कि उसमें अब उन्होंने ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी अभी 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे बड़े बन रहे हैं जिसमें ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको वो नेटिंग करते हैं, पकड़ते हैं, हमारी टीम जाती है पूरी, उसको फिर वैक्सीनेशन करती है, उसको फिर कास्ट्रेट करती है, तो कास्ट्रेट करके फिर उसको कायदा उसको रखे जाते हैं। तो ये डेफिनेटली। और दूसरी जो बात आपने की थी इसमें ये जो उसके जो नस्लें ख़त्म हो रही हैं, स्पेशली डॉग्स की, हमारे डॉग्स की अपनी नस्ल तो कंपैरेटिवली कम है अगर देखें तो, लेकिन ये ठीक है बाहर से लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसकी इनब्रीडिंग करते हैं। फिर इनब्रीडिंग करके बात तो यही है कि हमारे मुल्क में इस वक्त डॉग्स की बहुत वैराइटीज़ मिलती है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सी डॉग की वैराइटीज़ और सब बात आपकी दुरुस्त है। और सुहा ने जो सवाल किया बड़े मज़े का है, क्योंकि उमूमन यही होता है कि अपने मुल्क में अपनी चीज़ जो है उसकी कोई कदर नहीं होती और फिर बाहर वाले, वैसे तो गोरों के हम ज़्यादातर गुलाम ही रहे। बहरहाल सर, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जो नस्लें जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता हम इंसानी नुकसान दे रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि चाहे वो नूर जहाँ हो या मधुबाला हो या इधर, ये हाथनी की बात कर रहा हूँ, एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, या इधर केवान की मैं बात करूँ, कवान के साथ जो कुछ हमने किया, ये जो नुकसान हम दे रहे हैं अपनी नस्लों को, इन जानवरों को, आपको क्या लगता है कि क्या नुकसान हमें होगा इंसानों को अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता? तो देखिए जी, हमारा इकोसिस्टम सारा हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा जब आप ये चीज़ें ये नापैद कर देंगे, उनकी रोस्टिंग स्पेस या उनको स्पेस नहीं देंगे, तो डेफिनेटली ये अब ये सबसे बड़ा नुकसान तो ये रहा, माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे ये ख़त्म होते जा रहे हैं। और ये माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट होता था, क्योंकि जिस वक्त इंटरनेशनल जहाँ भी इसकी वर्किंग होती थी तो उसमें पाकिस्तान का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिक्र होता था, यहाँ पर इसकी रिसर्च होती थी। अब वो कंपैरेटिवली कम होती जा रही है और हमें इस वक्त ये गवर्नमेंट लेवल पे हमें सोचना चाहिए कि हम इस चीज़ों को प्रिजर्व करें। और फिर कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जैसे हमारे अपने लोकल बर्ड्स हैं। अब एक छोटी सी मिसाल दूँ, ये जो आपका जो रात होता है ये इंडो पाकिस्तान का है बेसिकली था। तो ये शुरू में जब ये अलेक्जेंडर के ज़माने में ये गिफ्ट के तौर पे जब इनके टीम्स आती थी उनको दिया जाता था। ये गोरे इन्होंने बाहर ले गए, वहाँ उन्होंने ब्रीड की और ये बाहर इसको बहुत ज़्यादा इसकी हम लोगों ने वो काम नहीं किया इतना। हम ये सबसे ज़्यादा हमारे ब्रीडिंग्स की कमी है यहाँ पर। और जिस तरह हमारे जो हमारे लोकल बर्ड्स हैं वो कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि इसमें अवेयरनेस नहीं है और लोगों की जो थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी हमें इंटरेस्ट चाहिए कि गवर्नमेंट इस पे वाइल्ड लाइफ पे, और ये स्पेशली देखिए हम ये शिकारी हज़रात हैं, ये जाके इतनी इसको शूटिंग करते हैं, ये शूटिंग करते हैं। ये स्पेशली जो मुर्गाबी देखें, माइग्रेटरी बर्ड्स में है, इसकी हमारी अपनी जो मुर्गाबी यहाँ पर अब नहीं आती यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने जो शिकार करते हैं वो डेफिनेटली वो डर के बर्ड्स भाग जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें इसको ये डैमेज जो है ना डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने बहुत लंबे अरसे ग्रेजुअली ये डैमेज हमने क्रिएट किए हैं और नाउ अब हम इस सिचुएशन में कि डैमेज इज़ डन, तो इसकी रिकवरी के लिए भी और इससे निकलने के लिए भी हमें उतना ही वक्त दरकार होगा जितना वक्त हमने इस निज़ाम को ख़राब करने में लगाया, और इसमें आपका और हमारा किरदार भी है। तो इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पे इस्लाम की रूह समेत शरीयत क्या कहती है, आपके इंसानी हकूक़ क्या कहते हैं, इंसान उन अशरफुल मखलूक़ात आपको कहा जाता है, तो उसकी वजह से
आप पे क्या फ़राइज़ जो हैं वो आयद होते हैं, उसको आपको खुद रियलाइज़ करना चाहिए। तो आज के दिन कोशिश करें कि अगर किसी जानवर को देखें इस तरह से जो ज़ख्मी हालत में हो, उसको रेस्क्यू करें, या अगर आप कोई ऐसा इदारा चला रहे हैं, इदारे को जानते हैं, तो कंसर्न करें, अपने तय कुछ करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपका पैगाम भी यकीनन यही है, और आपके दिन की मुनासबत से हमारा पैगाम भी यही है कि कोशिश करें जानवरों के हकूक़ का ख्याल रखें, क्योंकि इसका भी आपसे सवाल किया जाएगा। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको आज के दिन की हम बात करते हैं कि आज के दिन माजी में क्या क्या हुआ था और आज के दिन पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। जहाँ पे हमने आपको बताया कि आज पूरी दुनिया में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वहीं आज के दिन हमने किसी को याद भी करना है। हमने किसी गुलकार को याद करना है। मसूद राना का जब हम जिक्र करते हैं और जब नाम लेते हैं तो हरमीत आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक गाना एफिलिएट किया जाता है किसी एक सिंगर से। टांगे वाला खैर मंगदा, ये एक ऐसा गाना है जिसको जब भी हम याद करते हैं तो मसूद राना की हमें याद आती है, और जब उनकी याद आती है तो फिर हम उनकी पूरी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं, जो कि हम डालेंगे। लेकिन जब इस गाने का जिक्र किया तो क्या बात है, मज़ा आ जाता है सुन के हरमीत पाजी। और आप देखें 5000 से ज़ायद वो फिल्मी गीत हो या गैर फिल्मी गीत हो उसमें उन्होंने गाया। और देखिए जलंधर फैमिली से इनका ताल्लुक था, और आप कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के बाद सिंध में जो है उनकी फैमिली आई, और मीरपुर ख़ास की एक ज़मींदार फैमिली से इनका ताल्लुक था। रेडियो पाकिस्तान से इन्होंने आगाज़ किया अपने फ़नी करियर का, और उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग में जो उन्होंने नाम कमाया वो रहती दुनिया तक हमारे साथ रहेगा, और पाकिस्तान का यकीनन फ़ख्र है। जब इसे सोहा अगर देखा जाए, बड़े बड़े लेजेंड को अगर हम देखा जाए कि प्लेटफॉर्म था, और वो प्लेटफॉर्म था रेडियो का। और रेडियो, मैं भी खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि मैंने भी काफ़ी अर्सा रेडियो में काम किया और बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। लेकिन राना साहब की मैं अगर बात करूँ, जो गाना था तो ही है महबूब मेरे, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी वायरल था। और जाहिर बात है हम रेडियो के ज़रिए बहुत सारे गाने, क्योंकि हमारे इलाकों में टेलीविज़न काफ़ी देर से पहुंचा, क्योंकि बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो रेडियो वो वाहिद ज़रिया था जिसके ज़रिए हम तमाम तर गाने सुना करते थे। तांगे वाला खैर मंगदा, ये कमाल का हिट गाना था। और फिर रेडियो पे जब प्रोग्राम हुआ करते थे तो मसूद राना जो है वो उनके जो सॉन्ग्स थे वो वाकई जुज़ हुआ करते थे, बल्कि लाजिम जुज़ हुआ करते थे उसमें। उस गाना ना होता था तो लोग सुनते भी प्रोग्राम ना थे। तो वाकई में उन्होंने जो काम की, और एक और बात बड़ी खूबसूरत आपने की, वो बात ये थी कि कुछ सिंगर होते हैं, कुछ गुलकार होते हैं जो कहीं ना कहीं एक गाना या दो गाने ऐसे दे चले जाते हैं कि पूरी दुनिया उनको याद रखती है। हाँ, ये वाकई में। लेकिन राना मसूद साहब के गानों के हवाले से एक से बढ़कर एक गाना उन्होंने दिया, और सिर्फ ये पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, उस वक्त बड़ा ज्यादा कंपटीशन था भारत और पाकिस्तान का, तो फिर हमने ये देखा कि हिंदुस्तान में भी उनको ज्यादा पजीराई मिलती। और हरमीत, आप अगर गानों की बात करें, क्या ही उर्दू ज़बान हो, क्या ही पंजाबी ज़बान हो, 300 गान उन्होंने दोनों ज़बानों में गाए, और प्लेबैक सिंगिंग से जो उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, आपको पता है उसके बाद फिर आज की दुनिया तक, आज के फ़नी करियर तक, जितने भी हम अपने स्टार्स देखते हैं और जितने भी अपने गुलकार देखते हैं, उनका कोई नेमुल बदल मौजूद है ही नहीं। तो आज उनकी 28वीं बरसी मनाई जा रही है, हम उनको याद कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और यकीनन उनके फ़ैन्स जो हैं वो आज भी उनको इतनी मोहब्बत करते हैं, उनके लिए इतने क्रेज़ी हैं और उनको उतना ही सराहा जाता है। हमने लेनी एक छोट, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि सियासतदानों की अगर हम बात करते हैं और उसके बाद सारी सूरत हाल पर जब पॉलिटिकल सिनेरियोज़ में और मुल्क में होने वाली तब्दीलियों के बारे में आपको अपडेट करते हैं, वहीं पर सोशल मीडिया पे जो चीज़ें सर्कुलेट कर रही होती हैं उसके बारे में प्रोग्राम में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हरमीत, आपको पता है कि पिछले चंद दिनों से जो खौफ व हरास सोशल मीडिया पर पाया जा रहा है, बलूचिस्तान के लोग ख़ास तौर पर उसका शदीद शिकार हो रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि प्रेडिक्शंस ये आई हैं कि बलूचिस्तान और कोयटा साइड पर शदीद ज़लज़ला आ सकता है। इसकी टेक्निकलिटी थोड़ी सी ये है कि पाकिस्तान में जनूबी एशिया के सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन, जिसे चमन फॉल्ट सिस्टम कहा जाता है, जो कि 900 किलोमीटर तवील है, और ये जो लाइन है इसमें जो एरियाज़ आते हैं उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अगर हम डच साइंसदान की बात करें तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन 3 फरवरी को की थी अपने ट्वीट के जरिए, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि तुर्की में ज़लज़ला आएगा, और 3 दिन बाद ही हमने वो ज़लज़ला रूनुमा होता हुआ देखा। अब जो उन्हीं की जानिब से ये प्रोडिक्शन आई है, तो ये कितनी इसमें हकीकत है, ग्राउंड रियलिटीज़ पर जो है वो कहाँ तक इस पर रिसर्च की गई है, और पाकिस्तानी जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। इस पर डिटेल में बात करेंगे ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि डरने की ज़रूरत नहीं है, और अभी सूरत हाल ग्राउंड पर क्या है। हमारे साथ डॉक्टर सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने सर दोनों को मुखातिब किया, लेकिन आपसे डॉक्टर सरदार आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अगर आपसे ये बात की जाए कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें कई हद तक उसमें सदाकत होती है और कई हद तक नहीं भी होती, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर देखा ये गया है कि पहले भी उनकी जो बहुत सारी डच साइंसदान हैं उनकी प्रेडिक्शन सच साबित हुई हैं। अब इस पर क्या समझते हैं कि आपकी तहकीक क्या कहती है, ज़लज़ले के इम्कानात हैं? देखिए जी, जलजले की जो है ना पेशगी इतला या मतलब एडवांस में आप ये नहीं बता सकते कि किस जगह पर किस वक्त कितनी शिद्दत का जलजला आएगा। वैसे तो एरियाज तो एक तरह से डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड है कि ये वल्नरेबल एरियाज हैं, प्रोन एरियाज हैं कि जहाँ पर आ सकता है। तो वही जैसे आपने जिक्र किया, चमन फाड़ जो हमारी है उसमें खदशा है कि कभी भी आ जाए, लेकिन आप प्रिसाइसली ये नहीं बता सकते कि 24 घंटे बाद आएगा, 48 घंटे बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब डच साइंटिस्ट जो हैं उनकी कुछ थ्योरी है अपनी, अब लेकिन उससे बाकी लोग इत्तेफाक नहीं करते कि आप प्रिसाइसली को टाइम बता सकें उस पर। और जी 48 घंटे, आप तो 72 घंटे हो गए उनके बाद तो फैले हुए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें ना, तो डच साइंसदान जिन्होंने प्रेडिक्शन की थी तुर्किया में होने वाले ज़लज़ले की, तो वो 3 दिन बाद सच साबित हुई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि 1 साल में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आए, लेकिन फिर भी जो तहकीक कहती है इस हवाले से कि ज़मीन की परतें जो हैं वो इस वाले से किस तरह से हैं, बदल सकती हैं, इस पर मौसमी तगैराती तब्दीली जो है वो दुनिया को मुतासर कर रही है, उसकी वजह से कितना नुकसान हो सकता है, कुछ तहकीक इस हवाले से हमारी है कि हम बता सकें कि ऐसा कोई फ़िलहाल ख़तरा लाहक नहीं है? देखिए, मौसमी तगय्युरात जो हैं या माहौलियाती तगय्युराती तब्दीलियाँ जो हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। उसका अर्थक्वेक से ज़मीन की उसकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट या जहाँ पर फॉल्ट लाइंस है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। और उनकी जो मेरे इल्म के मुताबिक उनकी टर्किश जलजले के बारे में जो उन्होंने की थी वो एडवांस में नहीं की थी, बाद में शायद उन्होंने कहा कि जी मैंने पहले बता दिया था, जहाँ तक मेरी मालूमात है। सर एक ट्वीट की थी उन्होंने। जी अच्छा तो नहीं सर, 3 ये फ्रैंक होगर्स हैं, होगर उन्होंने ट्वीट की थी। अच्छा, इसी चौधरी साहब की तरफ आ जाते हैं। चौधरी साहब, खौफ है, अवाम से पूछा जाए, फिर बलूचिस्तान की अवाम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं, सोशल मीडिया पे ये खबरें आ रही हैं। मसला एक और जगह हो गया, आपने कल देखा होगा कि अचानक भारत और नेपाल और फिर वहाँ पे मुख्तलिफ शहरों में, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और अमरोहा में भी जलजले के जो झटके वो महसूस किए गए हैं। क्या लगता है कि क्या इस वजह से भी खौफ बढ़ रहा है? आप क्या कहेंगे इस हवाले से सर? देखिए, खौफ की बात बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, इसलिए कि जी डॉक्टर साहब आप जवाब दे दें। जी चौधरी साहब कंटिन्यू किया सर। जी मेरे ख्याल से काफ़ी हम मिक्सअप कर रहे हैं इसको। चलें, मैं चौधरी साहब आपसे सवाल किया है हरमीत ने, आप ज़रा इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं आती हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। जी देखिए, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फॉल्ट लाइन तो मौजूद है, और ये भी है कि कहाँ पे ज्यादा डेंजरस, किस नोयत का, किस इंटेंसिटी का जो है अर्थक्वेक आ सकता है, ये तो डिफाइंड है। लेकिन किस वक्त आना है पूरी दुनिया में, इस पे तो अभी तक कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आई नहीं है। जैसे आपने कहा नेपाल में आया तो वो कोई और फॉल्ट लाइन पे आया, तो ये तो जलजला किसी टाइम पे आ सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन ये उसके साथ मिलाना ये नहीं है। कोई खौफ की बात नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। वैसे भी वो 24-48 घंटे हो चुके हैं, कोई जलजला अभी तक उस इलाके में नहीं है। डॉक्टर साहब आप भी इसी चीज़ का जवाब दीजिएगा जो हरमीत ने सवाल किया है। उन्होंने जी, तो मैं पहले भी यही अर्ज कर रहा था कि देखें, जो फॉल्ट लाइन है ना, ये हमारे कल्लात खुजदार से होती हुई कोयटा, फिर ऊपर चमन, फिर पूरे हिंदुकुश पे फैल जाती है। 850-900 किलोमीटर लंबी फॉल्ट लाइन है। अच्छा, यही ऊपर कोई हिंदुकुश से मिलकर, यानी जो केपी का अपर इलाका है, चित्राल वगैरह, उधर से फिर हिमालय की तरफ टर्न होकर उधर दूसरी फॉल्ट लाइन है जो कल नेपाल में आया अर्थक्वेक, यानी इसकी जो नॉर्थ ईस्टर्न एक दूसरी फॉल्ट लाइन है, हिमालयन फॉल्ट लाइन कह लें आप उसको। तो जो जहाँ फॉल्ट लाइन एक्टिव है वहाँ आप कभी भी तवक्को कर सकते हैं। आपकी और मेरी बात हो रही है तो मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि अगले लम्हे खुदा न ख्वास्ता आ जाए किसी जगह पर। जी खुदा न ख्वास्ता। और डॉक्टर साहब एक और चीज जो डॉक्टर साहब जो आप दोनों फरमा रहे हैं, और दोनों से हम ये नतीजा भी अखज़ कर रहे हैं कि कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे आलात अभी तक बने नहीं है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके, लेकिन खौफ है, खौफ और राज पहले सोशल मीडिया पे आ जाता है। आप दोनों से मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी कमेंट्स करें कि अगर खुदा न खास्ता अगर इस किस्म की चीज़ आती है तो उससे पहले क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिस पर अमल करके कहीं ना कहीं बचाव हो सकता है इंसानी? जी डॉक्टर साहब।
जी जी जी, इसमें जी ये कि जैसे आप दूसरे फिनोमेना होते हैं ना, आपकी टोरेंशियल रेन हो गई, साइक्लोन हो गया, विंड स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म एक्सेट्रा, उनके लिए तो आप पेशगी इत्तला दे देते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ये फिनोमेना होने जा रहा है, तो उसके लिए तो आप कुछ एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक के हवाले से कुछ भी नहीं कर सकते आप, अनलेस कि जो प्रोन एरियाज हैं, जो आपके वल्नरेबल एरियाज हैं, वहाँ स्ट्रिक्टली बिल्डिंग कोड्स एक होते हैं, बिल्डिंग कोड्स होते हैं ना, ये वहाँ की इमारत इस तरीके से बननी चाहिए जो कि इस तरह के ज़लज़ले को सहार सकें। आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले जापान में आते हैं, लेकिन वहाँ कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उनकी बिल्डिंग्स इस तरह से बनी होती हैं। इत्तेफाक से उन्होंने हमारे यहाँ 2 रडार इंस्टॉल किए हैं, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में, तो जो उसका टावर खड़ा किया उन्होंने 17 मंजिला, वो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग है। तो वो हमसे मजाक में कहते भी हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा जलजला आ गया तो ये बिल्डिंग, ओनली दिस बिल्डिंग विल सर्वाइव, और सारे दौड़ के आप इस बिल्डिंग में बना लोगे, बाकी आपकी बिल्डिंग गिर जाएंगी। तो ये मतलब जो आप कर सकते हैं ना पेशगी, ये कर सकते हैं कि उन सारे एरियाज में बहुत स्ट्रिक्ट इसकी वो हो, उसको फॉलो किया जाए स्ट्रिक्टली, बिल्डिंग कोड के मुताबिक बिल्डिंग बने। यानी कोयटा में 1935 में जलजला आया था जिससे पूरा शहर तबाह हो गया था, 30,000 से ज्यादा लोग लुकमा अजल बन गए थे, तो वहाँ पे पाबंदी थी कि नॉट मोर देन 1 स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना सकते थे आप, लेकिन अब वहाँ भी हाई राइज बन रही हैं, तो अब अगर खुदा न खास्ता जलजला आता है तो नुकसान तो डेफिनेटली उसमें फिर ज्यादा होगा हमारे एरियाज में, क्योंकि हमारे एरियाज में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है रूल्स की असल में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं चौधरी मोहम्मद हसन साहब, आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इसके बारे में कोई हतमी नहीं कहा जा सकता, कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके, तो फिर ये बताएगा कि प्रेडिक्शंस किस बुनियादों पर की जाती है, कौन से मुहक्किकीन है जो कि तहकीक करते हैं और वो किस चीज़ पर करते हैं कि इस तरह की बात जब फैलती है तो फिर लोगों में खौफ हरास फैल जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, जैसे अभी जो प्रेडिक्शन दी है SGS से, जो डच साइंटिस्ट है, लेकिन उसको पूरी दुनिया में अगर आप उठा कर देखें जो मॉडर्न जैसे कंट्रीज हैं, तो उन्होंने भी इसकी तइद नहीं की, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी हो सकता है किसी लम्हे आ जाए, हो सकता है कोई काफी देर तक आए, लेकिन हम प्रोन एरिया जो वो फॉल्ट लाइन जो है वो डिटेक्ट की हुई है, अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकता। और वैसे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इम्प्लीमेंट, जैसे बिल्डिंग कोड है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। कोड तो है बिल्डिंग कोड, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और उससे वही एक चीज है जिससे जो है हम तबाही से बच सकते हैं। अदरवाइज इसकी कोई फोरकास्ट नहीं है, ना ही इससे कोई प्रिवेंशन, जैसे जो मौसमियाती जो हमारे फिनोमेना। चौधरी साहब, एक और सवाल जो मैं चाहता हूं कि ये भी नाज़रीन तक पहुंचे, अब आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों हजरात मौजूद हैं और बहुत सारे लोग आप लोग को सुन रहे हैं इस वक्त, देख भी रहे हैं, सर क्या कहेंगे, कौन कौन से ऐसे, जिस तरह फॉल्ट लाइन के हवाले से हमने बात की कि चमन का एरिया है, और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे जो लोग रिहायशी हैं, क्योंकि हुकूमत तो आपके लिए बिल्डिंग तो नहीं बना रही, हमने खुद ही कंस्ट्रक्शन करनी होती, अपने घर बनाने होते, तो किन किन चीज़ों का और वो कौन सी लाइनें हैं कि उधर ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी, क्योंकि 1935 का मामला पूरा कोयटा पलट गया था, ये चीज़ें जो है हमने देखी हैं। देखिए, जब 2005 का जल्जला आया तो जो कश्मीर में एक फॉल्ट लाइन आती है वो बहुत डेंजरस है, उसमें जो जल्जले आएंगे वो बहुत खतरनाक होंगे, और ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हमारे यहाँ इनमें, जैसे कोयटा जब भी फॉल्ट लाइन का जिक्र हो रहा था, चमन फॉल्ट लाइन, तो ये हमारे जो फॉल्ट लाइन जहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें ज़्यादा डेंजरस है, तो इनमें ज़्यादा एहतियात की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, चमन हम फॉल्ट लाइन की बार बार बात कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान में अगर हम कहें तो ज़ेरे ज़मीन चमन फॉल्ट लाइन में तेज़ लर्जिश भी रिकॉर्ड की गई। मतलब हमने ये देखा कि उस वक्त जब हम 1935 की बात करते हैं तो वो ज़लज़ला हमें आज भी इसलिए याद है बिकॉज उस वक्त भी हम ये सारी टेक्निकलिटीज़ पर बात कर रहे थे। अब ये जो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो जो सामने आ रहे हैं, तो उस पर कितना अंदाज़ा लगाया जा सकता है या उस पर कितना रिलाई किया जा सकता है अगर हम इस प्रेडिक्शन की बात करें तो? देखिए, मैं अगेन वही पहले वाली बात ही कहूंगा कि प्रिडिक्शन लफ्ज कहना ही नहीं चाहिए, इसमें प्रिडिक्शन है सच हो नहीं सकती। ये एक अलग बात है कि फॉल्ट लाइंस आपकी डिफाइंड हैं, तय हैं, और कितनी उसमें मैपिंग हुई है बाकायदा, हमारे डिपार्टमेंट ने मैपिंग की हुई है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं, सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट्स होती है यूनिवर्सिटीज़, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, खुद कोयटा यूनिवर्सिटी में बड़ी जो वहाँ का जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एक डॉक्टर दीन मोहम्मद काकड़ साहब है, उनकी अच्छी खासी रिसर्च है। उन्होंने 2019 में एक पब्लिकेशन उनकी आई थी, तो उसमें उन्होंने कह दिया था कि अगले 8-10 सालों में इसी चमन फॉल्ट लाइन में कोई बड़ा जल्जला आ सकता है।
लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा। 48 घंटे बाद आ जाएगा। लेकिन ये कि क्योंकि उस वहाँ पर 1892 में बड़ा ज़िलज़िला आया था 6.7 मैग्नीट्यूड का, फिर 1505 और 1511 इस तरह 3-4 आए, फिर 1935 में कोयटा का आया। तो ये प्रोन एरिया है कि जहाँ पर खुदा ना खास्ता कभी भी डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो आप फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ साइंसदानों ने ये भी कहा कि 10 साल बाद कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। और इसी तरह अगर हम बात करें फ्रैंक होगर की, जिसने पहले भी ट्वीट किया और अभी वो पाकिस्तान के हवाले से ये फरमा रहे हैं, खासकर बलूचिस्तान के हवाले से, आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या ऐसी चीज़ें, ये लर्जिश जिस तेज़ी से महसूस की गई है और रिकॉर्ड की गई है, क्या इसमें वक्ती तौर पर भी तब्दीलियाँ हो सकती हैं? जिस तरह प्रोडक्शन अगर हो भी जाए, जो आप फरमा रहे कि दुरुस्त नहीं भी हो सकती, लेकिन क्या तब्दीलियाँ भी रुनुमा हो जाती हैं? देखिए, अर्थक्वेक का तो बिल्कुल एक अलग फिनोमेना होता है ना, यानी ये पूरी जो दुनिया टेक्टोनिक प्लेट्स पर मुश्तमिल है। हमारा खित्ता जो है इसमें 3 प्लेट्स एक तरह से उनका जंक्शन है, या कह लें कि प्लेट बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं। इधर से इंडियन प्लेट है साउथ की तरफ से या साउथ ईस्ट की तरफ से, और फिर उधर से यूरेशियन प्लेट है, यूरोप और एशिया दोनों को मिला के, और तीसरी अरेबियन प्लेट है। तो अब इन प्लेट्स का जहाँ पर जंक्शन है वो एरियाज जाहिर है कि ज़्यादा वल्नरेबल है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि कोयटा से होती हुई, चमन से होती हुई काबुल तक पहुँच जाती है, फिर इस पूरे हिंदू कुश रीजन में ये फैल जाती है, और फिर ऊपर केपी, हमारा जो नॉर्थ वेस्ट केपी है उस तक पहुँच जाती है, और फिर दूसरी तरफ आप जाएँ तो हिमालय साइड पे है, जो जैसे कि 2005 का अर्थक्वेक आया था कश्मीर में। तो मतलब ये तो फॉल्ट लाइंस तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तय हैं। जाहिर है डे टू डे या टाइम टू टाइम उस पर रिसर्च भी हो रही है, उस पर नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। मुसलसल इसको वॉच करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत है। बट ऑल तो फिर भी आपका कहना है कि प्रेडिक्शन लस्ट है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है नहीं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। और चौधरी मोहम्मद हसन साहब, आपने भी टाइम दिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। हम इस कंक्लूड कर लेते हैं कि प्रेडिक्शन वर्ड को शायद एग्जिस्ट करना है या नहीं करना, उस पर रिलाई करना है कि नहीं करना, ये हमारा अपना फैसला है। और सोशल मीडिया पर जो चीज़ सर्कुलेट करती है यकीनन वो खौफ और रास्तों फैलाती है, लेकिन मुहक्किकीन और रिसर्चर जो रिसर्च कर रहे हैं, जिन बुनियादों पर कर रहे हैं, उसके बाद जो प्रेडिक्शन अगर हम माजी को देखें तो कई हद तक सच भी साबित हुई हैं। तो हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस तरह की कुदरती आफत जो खुदा न खास्ता आने वाली है उससे हमें बचाए रखे। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इस दुनिया में क्या क्या होता है उस पर हम क्या ही बात करें, पाकिस्तान में क्या क्या होता है हम इस पर बात कर लेते हैं। हम अगर दीन धर्म की बात करें, इस्लाम समेत अगर हम दीन की बात करें, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, तो पता होता है कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छाई होगी तो सवाब मिलेगा, बुराई करेंगे तो पाप लगेगा। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो हमारे अमाल का दारोमदार किस चीज़ पर है वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान में जाली पीर फ़कीर जो है उनका एक ह्यूज नेटवर्क है जिसको ब्रेक करने की काफ़ी दफ़ा मीडिया ने भी कोशिश की है, बट ऑल दो उसके बावजूद भी उनको बनाने वाले, उनको चढ़ाने वाले, उनको मानने वाले आप में और हम में से ही वो लोग हैं जो कि जहालत की अलामत है। अब एक खबर हमारे सामने जिस पर हमने सोचा कि हम इस खबर को क्या ही डेली डोज में डालें, पूरा सेगमेंट करते हैं इसके ऊपर कि नेकियां क्या बेची जा सकती हैं, क्या नेकियां आप खरीद सकते हैं। अगर आप 10 रुपये देंगे तो हरमीत आपको 1 लाख नेकियां मिलेंगी, अगर आपको 100 रुपया देंगे तो आपको 1 करोड़ मिलेगी, अगर आप 1000 रुपया देंगे तो 1 अरब। और ये बात खत्म नहीं होती यहाँ पे, अगर आप 10,000 देते तो 1 खरब नेकियां भी मिल सकती है, मतलब सीधा जन्नत में। लोग खरीदते भी गए, माजत के साथ लोग खरीदते भी गए, और लोग इस तरह के जो चीजें आती हैं हमारे सामने, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम ही हैं इन लोगों को परवान चढ़ाने वाले। और चाहे आप देखें साइंटिस्ट बड़े मुश्किल से काम कर रहे हैं, डॉक्टर आजाद काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक शुफ से आपका पूरी बीमारी खत्म हो जाती है। बस एक ऐसी बात है। खैर इस पर हम बात कर लेते हैं कि क्या ये जुल्फ़िकार साहब जिनका ताल्लुक जो है वो है गुजरात वाली साइड से किसी गांव से, उनके पास जो रसीदें बरामद हुई हैं, उन्होंने वो रसीदें काटी हैं, लोगों को नेकियां बेची हैं, ये क्या सोच है और वो क्या कर रहे हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। आइनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। सर कहिएगा कि पहले तो चलिए मैं जुल्फ़िकार की तो बाद में बात करूँगी, इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है, कार्रवाई भी हो रही है। जिन लोगों ने नेकियां खरीदी उनका ताल्लुक गुजरात से था, लाहौर से था, इस्लामाबाद से था, जहाँ भी था, क्या सोच के आप कन्विंस कर सकते हैं अगले बंदे को इस चीज़ पे कि मैं आपको नेकियां बेच सकता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर लब कुशाई करने से भी जो है ना शर्म आती है, यकीनन कि हम ऐसे मुआशरे के अफराद हैं, ज़ाहिर है हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं, बिल्कुल ठीक, कि जिस मुआशरे के अंदर जहालत अपने उरूज पर है इस वक्त,
सही बात है। और लोगों ने दीन का एक अपना कॉन्सेप्ट धर लिया है और उसके मुताबिक अब जो दिल में आता है किसी के, वो उसी को दीन और मज़हब समझ कर चल पड़ता है। बुनियादी तौर पर नेकियों की ख़रीदो फ़रोख्त लफ्ज़ अच्छा है और मुमकिन भी है, लेकिन उसका तरीका जो है ना वो वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर कर दिया, जिसका और वो ताल्लुक आपके खैर- अमाल से है। हाँ, और वो खैर का रास्ता खैर है। का रास्ता। वो इस तरह से है कि आप अगर किसी पॉजिटिव सेंस में जहाँ पर कोई नीडी है, कोई ज़रूरतमंद है, जी। आप उसके साथ कोई हेल्प करते हैं, आप किसी कमज़ोर की मदद करते बिल्कुल। हैं, आप किसी फ़कीर जो बेबस आदमी है, बच्चे स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं जिनकी फ़ीसेस नहीं अदा हो सकती, तो आप उसकी फ़ीस अदा करते हैं, तो ये आपकी नेकियां ख़रीदने का ही एक तरीका है। लेकिन जो तरीका है कार, क्योंकि दुनिया तरक्की अब करती जा रही है, तो उस तरक्की का मुझे लगता है एक तरीका ये भी निकला है इस दफ़ा, कॉमर्स और जो बाकी चीज़ें हैं तिजारत की उसूल वो तरक्की कर गए हैं, तो अब शायद नेकियां भी फ़रोख्त होने लगी, और वो इस अंदाज में कि इस हाथ दे इस हाथ ले सही बात का है। उसूल वादा कर लिया। तो मेरा ये ख्याल है कि ये हमारी जहालत का मुंह बोलता सबूत है और हमारे मुआशरे की अबतरी, और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकें कि हमें सर एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि जो बहुत सारे मज़ाहिब मैंने मुतालिया किया और कहीं ना कहीं एक ही नतीजे पे अखज़ होते हैं कि इन सारी चीज़ों से दूरी इख्तियार की जाए। ये जो जहालत है, अगर हम देखें इंसान की एक फितरत बनी और फितरत ये है कि हमें ये चीज़ चाहिए और अभी चाहिए, क्योंकि अगर रब से हमने रब्ता करना है, अगर किसी मज़हब पे चलना है, किसी मज़हब की मानी तो बड़ा टाइम लग जाता है, इंसान की फितरत बन चुकी है। तो किसी बाबा पीर फकीर के पास पहुंचो, बस आपका काम हो गया, जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया जा रहा बिल्कुल है। ठीक। आप क्या कहते हैं कि मजहब के लिहाज से, इस्लाम के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मेजॉरिटी मुसलमान है, क्या कहता है इस्लाम इस हवाले से, जो जाहिलियत है और फिर पीर फकीरों के पीछे लग जाना? देखें, इसमें ना दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ राइज तरीका है बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के अंदर, मैं पहले भी एक दो जगह पर इसकी बात कर चुका हूँ कि जो सूफिया का तरीका कार था और जिन सूफिया की वजह से यहाँ इस खित्ते के अंदर मजहबी परवान चढ़ा, अच्छा वो मज़े की बात है कि वो आपको, अगर इस खित्ते को हम ले लें तो यहाँ पर मेजॉरिटी तो थी गैर मुस्लिम लोगों के, तो उन्होंने तो कभी किसी के साथ ना ज़्यादती की, ना किसी के साथ ज़बरदस्ती की, ना किसी को, वो एक मोहब्बत और प्यार था, उसके साथ सब लोगों को रखते थे और सारे बराबर, हिंदू सिख बाकी तबकात के लोग भी उनकी महफिल में उसी तरह बैठते थे। लेकिन वो एक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था। अब जो इस वक्त आ गया ना, इसको मैं ये कहूँगा कि ये सारे का सारा पेट के ताबे हो गया है। आप क्योंकि मीडिया के लोग हैं तो आपको एक ड्रामा याद होगा, वफा ड्रामा एक चला था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बर्थडे के हवाले से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके ऊपर उसका एक जुमला, मैं उस वक्त स्टूडेंट था तो मैंने एक रजिस्टर के अंदर उसकी कोटेशन जितनी भी थी वो लिखी थी। उसका एक जुमला ये था कि जिस कौम को भूख ज्यादा लगती है वो दिमाग के बजाय पेट से सोचना शुरू कर देती है। आज हमारी कौम भूखी हो गई है, ये अखलाक से भी भूखी है आ रही है, ये पेट से भी भूखी है और इसका खुदा के ऊपर ईमान खत्म हो चुका है। सही बात है। कतई नजर इसके कि हम किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमारे लिए बायसे शर्म है कि हम अपने लोगों की तरबियत नहीं कर सके। जो जाहिल हैं वो जाहिल हैं, जो पढ़ा लिखा है उनके लिए बायसे आर ये है कि हमें अफसोस है कि हम इनकी तरबियत ना कर सके। मुआशरा तकरीबन इस वक्त हमारा जो तबाही का एंड होता है उसके ऊपर है। हम आपस में जो बात डिस्कस करते होते हैं कि जो मैं ज़ाहिर दुनिया हमने देखी हुई है, बाहर के ममालिक में रह के आए, 40 नेशनलिटीज़ के साथ में पढ़ रहा था, 6.5 साल मैंने उनके साथ वक्त गुजारा। मैंने जो पाकिस्तानियों को आकर देखा प्रैक्टिकली, जब मैं यहाँ इन्वॉल्व हुआ, हॉस्टल की लाइफ थी स्टूडेंट में उस वक्त नहीं, प्रैक्टिकल जब आया तो मैंने जो इनको देखा है, मैं जुमला ये कहता हूँ कि 100 साल तक सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे तो बदल दे, अपने हमारे हालात ऐसे नहीं है कि मजीद 100 साल तक ये मुल्क संवर सके जो हमारे हालात हो चुके कोशिश हैं। कर सके। यकीनन ये मायूसी की बात नहीं है, ये मैं जो ओवरऑल हमारा सिनेरियो चल रहा है सर, मैं मुझे अजीब ही सारी कि अब जो हम कर रहे हैं अपने साथ, ये जुल्म कर रहे हैं और अपनी आने वाली नस्लों के साथ कर रहे हैं, और जिस जाहिलियत में हम रहना पसंद कर रहे हैं, ये नुकसानदेह है हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। लेकिन एक जो और चीज जो हम देख रहे हैं सर, पॉलिटिशियन की बात कीजिए, मैं बहुत पॉलिटिशियन को जानता हूं जिन्होंने बाकायदा इन डेरों पे जाते हैं, बाकायदा उनको सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं वोट भी मिलता है,
तो जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में लगा हुआ है। मैं तो हैरान हुआ कि बड़े बड़े लोग जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे, और इवन मैं बहुत सारे मज़ारों पर मैंने देखा कि वहाँ के पत्थर उठा के यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, तो फिर बाहर में गई डॉक्टरी, ये तो बड़ा आसान हो गया, पत्थर उठाओ और कहीं ना कहीं आपका दर्द वगैरह ठीक हो जाएंगे आप। अच्छा, ये भी ना माजरत है आपसे कि जिन लोगों का आपने नाम लिया है ना, ये पढ़े लिखे नहीं है। नाम भी तो नहीं ले सकते हम, सिर्फ नाम भी तो जाहिल लिया नहीं है, हमने। जो स्कूल नहीं गया, जिसने तालीम की डिग्री नहीं ली है, सिर्फ वो जाहिल नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है। जब तालीम की डायरेक्शन अच्छी ना हो और वो तालीम आपको शऊर ना दे, तो वो तालीम आपको मार्फत ना दे, वो तालीम अच्छे और बुरे की तमीज़ ना सिखाए, तो ये भी जहालत है। तो ये भी एक जहालत की अलामत है। और दूसरी आप ये जहन में रखें कि ये जिन लोगों का आपने जिसकी तरफ इशारा किया, अगर लोग हम आवाम जो है पढ़ लिख जाएं और समझ जाएं, तो इन लोगों की रोटियां कहाँ जाएंगी? इनकी दुकानदारियां और जहालत में जो पैसा कमा रहे हैं वो हमारी जहालत की बुनियाद पर है। जब पहले कहा था कि मुनज़्ज़म निज़ाम है जो कि चल रहा है, जिसमें सारे हिस्से के भी और जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी, सबके सब इसका हिस्सा है। तो आप और हम, हमारी वजह से ही ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको अगर आपने काउंटर करना है तो आपको उनको रुख नहीं करना चाहिए, उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मुझे लगता है कि इनकी प्रोडक्टिव जो भी गुफ्तगू रही उससे आपने बहुत कुछ अखज़ किया होगा। आपसे लेनी इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।